हाँ ठीक है, बस कैमरा थोड़ा सा नीचे कर देंगे अपन, और मेरा बैठने का पोजीशन रहेगा ना थोड़ा सा। हाँ ट्रांजिशन कर दूंगा, ये लाइव हो गया। मालिक स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये आएगा ना उसमें, फिर ट्रांसलेट। ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग। अरे आवाज नहीं आ रही है यार। गुड मॉर्निंग मालिक, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करते कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो मालिक तो मतलब सबसे पहला पार्ट, अपनी जिंदगी बढ़ रही है अगले पड़ाव की तरफ। ओके, क्लियरिंग फाउंडेशन, डेफिनेटली तोड़, मजा आया होगा। और साला मतलब मजा तो आया आया, लेकिन मजे कर नहीं पाए, क्योंकि अपने को ये समझ नहीं आ रहा था सिलेबस क्या है। आधा डिस्कशन, मतलब मालूम है ना, रिजल्ट के दिन आधे जन का तो ये डिस्कशन होता है नवंबर 23 में सिलेबस क्या होगा। आधे जन का पॉइंट था। ओके, पहला पॉइंट स्ट्रक्चर क्लियर कट है। ओके, मेरी बात मानो तो, मेरा लॉजिक मानो तो, ओके भाई, अगर लाइफ के मजे नहीं किए तो लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। जिस पर्पस के लिए तुम्हें पैदा किया गया है भाई, ओके, द ऑब्जेक्टिव टू, मतलब तुम आए दुनिया में किस किस पर्पस के लिए आए हो। ओके, देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट 101% तोड़ अचीवमेंट, क्योंकि पहला लेवल है। 3 लेवल क्लियर होने हैं, लेवल 1,
level 2, level 3. Level 1 cleared, you have achieved one basic target. Sir, कौन सा target? कड़क, foundation clear. You achieve that, sense of achievement should be there. Okay, the things you have achieved. Okay, उसको prioritize करिए. Okay, लेकिन at the end of the day कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट केस में देखा, बहुत सारे पॉइंट में देखा कि सर अभी सिलेबस क्या होगा, आधा ओके यूट्यूबर्स केस में अपन अटक गए कि ये वीडियो वो वीडियो, ये वाला वो वाला, आधी जिंदगी इसमें अटकी और लास्ट में अंतिम में ये निर्णय हुआ कि भाई अपनी जिंदगी वापस 8 पेपर ही है. किस्मत हो सकती थी अपनी 6 पेपर में हो, किस्मत हो सकती थी मालिक, लेकिन नहीं. अरे सर इतने अच्छे कर्म ही, अगर इतना अच्छे कर्म किए होते हैं तो सीए में पहला पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है. क्योंकि देखो लॉजिक क्लियर है. अब जब लेवल 2 में आए हो तो ये आप ध्यान में रखो कि लेवल 1 वाली जैसी खुशी नहीं मिलने वाली लेवल 2 में. सर किस खुशी की बात कर रहा हूं? देखो जब फाउंडेशन क्लियर हुआ ना तो चीजें बहुत आसान थी. सर क्या मजाक कर रहे हो? आसान थी? अरे 100% आसान थी. व्हेन यू कंपेयर द फाउंडेशन विथ इंटर you will come to know that foundation was easier. When you compare inter with final, you will come to know why inter is easier. And when you compare final with your life, then things why final was easier. अपने लिए ऐसा ही होगा. आगे जब लेवल पे जाओगे तो पुरानी लेवल आसान लगेगी, पुरानी लेवल इजी लगेगी, पुरानी लेवल अचीवेबल लगेगी, बहुत बहुत सारा टारगेट रहेगा. अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं? जब अपना रिजल्ट आया और आज का दिन, यानी अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो गए. कितने दिन हुए रिजल्ट आए? 10 एक दिन हुए. तो 10 दिन है. 10 दिन के जो मजे करने के टाइम थे वो चले गए. अब आ गए अपने अगले लेवल की तरफ. दूसरी चीज, अगर अगले लेवल की तरफ आए हैं तो आपका पहला टारगेट, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग, सबसे पहला टारगेट, मेक श्योर यू बी कंसिस्टेंट. मैं बाकी और कोई पंचायती बात करने की इसमें नहीं हूं. मैं एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी. ओके, सब्जेक्ट की तरफ अपन जाते हैं, पर पहला कॉन्सेप्ट याद रखिए, यू नीड टू हैव योर ऑल एफर्ट्स फॉर नेक्स्ट 8 to 9 months till your examination. Either you give group 1 or group 2 or both the groups, that is discussion second, मतलब वो secondary discussion है. First discussion is basically a consistency to over achieving the things. मालिक, consistency over achieving the things. A best example when we are discussing about consistency, उसका मतलब क्या? 9 महीने आप इमेजिन करिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं आएगा. ओके, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना अपने, कहां पर था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अरे भाई मैं आप लोगों से, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या मतलब अब्बा डब्बा चब्बा, मतलब अरे मैं आप लोग से बात कर रहा हूं. अरे हाँ या ना? ठीक है, मैं कौन हूं क्या हूं उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, कंटेंट के ऊपर बाद में. पहला पॉइंट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है मालिक. ओके, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, आने की संभावना है 9 महीने तक. देखो कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं, एक्सेप्शनल लोगों को अलग रखने का. एक्सेप्शनल लोग कौन होते हैं, मतलब इसकी मतलब अभी ये क्या बताओ अपन. ओके भाई यार, एक बंदा, मतलब 2 तरह की कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने को. एक कैटेगरी वाला स्टूडेंट मिलता है जो है रैंक होल्डर. ठीक है, बॉर्न एंड बॉटम रैंक होल्डर. उसका ब्लड टेस्ट किया, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव नहीं आता, रैंक पॉजिटिव आता है. उसका ब्रेन क्या रहता है यार, ब्रेन स्कैनर जैसा रहता है. अरे वो स्कैन किया, दिमाग में गया, सब याद. ओके, एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट. और दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है मास. मास मतलब बचा हुआ स्टूडेंट, मैक्सिमम मास. ये स्टूडेंट 5 बार पढ़ता है और 6ठी बार उसको लगता है कि क्या पढ़ा था. ओके, वो बंदे का टारगेट ये होता है कि भाई मैं कैसे भी करके सिर्फ क्या हो जाऊं, पास. अगर मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूं तो मुझे 400 आ जाए, और अगर एक ग्रुप दे रहा हूं मुझे 200 आ जाए. भाई एक मार्क भी अपने को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हम किसी और गरीब की मदद करेंगे. तो इमेजिन कर, अगर रैंक होल्डर ऐसे गरीबों की मदद करने लग गया तो कितने जन पास हो जाए. मतलब ठीक है, पर अपन ये 2 कैटेगरी. तो जो रैंक होल्डर है वो तो यार वो अचीव करने वाला ही अपने लाइफ का टारगेट यार. जो मास है उसको भी तो अचीव करना है. तो जब अपनी बात कर रहे हैं तो मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप याद रखिए सबसे पहला एक बेसिक क्राइटेरिया मेरे इंटरेक्शन में एकदम सिंपल है कि मेरे को इंटरेक्शन चाहिए. अगर वो इंटरेक्शन नहीं रहा, मतलब यूजुअली मैं स्टैंड होकर पढ़ा था लेकिन मेरा लिगामेंट टेयर हो गया, ओके, घुटनों का, और मेरे को भी नहीं मालूम पड़ा कैसे हुआ. तो अपने आप ही हुआ, बैठा था ऐसे ही. मतलब परसों लेक्चर चल रहे थे, 4 दिन पहले अपने आप ही स्वेलिंग आ गई. कुछ नहीं, कुछ कांड नहीं किया भाई, अच्छा आदमी हो गया. उसका मेनिस्कस टेयर, पहली बार वर्ड समझा मेरे को. मेनिस्कस करके क्या होता है मेरे को डॉक्टर ने समझाया. मतलब वो मेनिस्कस ऐसा घुटने के बीच में कुछ ऐसा कुछ तो कटोरा होता है,
वैसे कटोरे फट गए, मतलब वाह 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 वाह। मेनिस्कस वो पहले इंग्लिश में समझाना, देयर इज अ टियर, ग्रेड 3 टियर इन मेनिस्कस, मतलब वो पर क्या है, होता क्या है? फिर बोला भाई जिस पे घुटना रह रहा है ना वो फट गया है, मतलब वो। तो अभी यार खड़े रहने की पोजीशंस, ओके, स्टेयर केस उतरने की पोजीशन थोड़ी सी अपने को संभालना पड़ेगा। सर्जरी एक पॉइंट का ऑप्शन रहेगा, या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे होना है देखेंगे, पर ठीक है, ऐसे बॉडी है तो टूटते फटता तो रहेगा ही। अब बॉडी नहीं फटेगी तो क्या, अपने लॉजिक में क्या है? तो भाइयों और बहनों, सबसे पहला पॉइंट एकदम क्लियर रखिए, मेरे को है ना इंटरेक्शन की बहुत सख्त जरूरत होती है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होता ना मैं पागल होता हूँ। और मैं पहला पॉइंट का लॉजिक याद रखिए, जब तक आप बड़बड़ नहीं करोगे, मैं बड़बड़ नहीं करूंगा, मतलब मैं बड़बड़ ही करूंगा, आप जब तक बड़बड़ नहीं करोगे तब तक मेरे से, समझ में आ रहा है ना? नहीं यार, क्या घंटा उखाड़ा तूने 2 मिनट सुन के? मैं 2 मिनट से बोल रहा हूं तेरे को, हाँ ना कुछ तो बोल। अब तो बोलेगा सर मैंने तो हाँ बोल दिया, वापस पूछा ना मैंने, वापस बोल। तो पहला स्ट्रक्चर एकदम क्लियर रख, ओके, मेक इट श्योर दैट यू बी कंसिस्टेंट मालिक। Okay, be consistent. When I say consistent, I'm not telling motivated or not motivated. Motivation चीज अलग होती है, consistency अलग होती है मालिक। When I discuss about anything about motivation, motivation goes with certain element. कोई दिन आपको लगेगा मैं बहुत पढ़ लूं, एक दिन तो ऐसा लगेगा ये आज ग्रुप खत्म, ग्रुप 1 आज ही खत्म। कोई दिन लगेगा हाँ भाई जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, साला क्या ग्रुप 1 खत्म करूं। It's all about, this is what called motivation. फिर मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन चाहिए। सामने वाला कभी आपको दे, फिर भाई अपना डॉन मिलेगा तुमको, डॉन का दो गाली देगा, क्या किधर, क्या किधर, ऐसा कुछ देगा, फिर तेरे अंदर का मोटिवेशन आएगा, नहीं नहीं भाई अपन किधर दाबेली बेचेंगे, अपन को तो भाई। ये क्या हुआ? मोटिवेशन। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन हो सकता है कोई दिन आएगा कोई दिन नहीं आएगा, नो मैं 9 मंथ्स खींचने हैं यार, और 9 मंथ्स में भी एग्जामिनेशन एंड तक खींचना है यार, खाली पढ़ना एक टारगेट नहीं होता। तो बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब यार एक दिन लग रहा है कि नहीं होने वाला मेरे से, तो कुछ नहीं, बस तू कंसिस्टेंट रहे, मिस मत कर। ओके, और मैं आपको ये बता रहा हूं, when we are discussing overall structure, when we are discussing about any particular subject or any particular content or any particular course, your consistency will define the outcome of that course. If you are not consistent with that course, consistency, again I am telling you consistency, I am not telling motivation. Motivation तो हर दिन कोई दिन आएगा कोई दिन आएगा तो चलते रहता है, लेकिन कंसिस्टेंसी। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा बता दूं। वैसे सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन में क्या ही कहूं, मतलब नाम वाम तो बोलूंगा ही, लेकिन पहला पॉइंट ये है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी, ओके, लैंग्वेज थोड़ी सी स्लैंग है, पहले ये दिमाग में ये रख लो। स्लैंग मतलब समझ में आ रहा है? एब्यूसिव नहीं है, मतलब मैं गाली नहीं दे रहा, गाली नहीं दे रहा, पर लैंग्वेज निकलती है तो अपने को लगता है क्या बोल रही है, तो 1-2 दिन अपने को लगेगा ये आदमी कौन है, मतलब ये आदमी, मतलब ऐसा। तो लैंग्वेज ऐसी है, लैंग्वेज ऐसी है, कुछ कर नहीं सकते सर, ओके, मतलब इसको चेंज नहीं, आप बोलोगे सर चेंज करो, नहीं पॉसिबल सर, मतलब बचपन से ऐसे ही बोल, बचपन में मतलब पापा घर पे ऐसे नहीं बोलते, पापा भी सीए है, पापा भी प्रोफेशनल, मतलब सारी चीजें हैं, ओके, पापा बहुत अच्छे से बात करते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अपने दोस्त यार, बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, और मुंबई के एक ऐसे एरिया के कुछ दोस्त थे मेरे, टपोरी बोलते ना वैसा, वो इंटीग्रेट हो गया अपन, और इंटीग्रेट हो गया तो भाई अपनी लैंग्वेज ही वैसी हो गई। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, मेरी लैंग्वेज स्लैंग है, ओके, मेरी लैंग्वेज, इसका मतलब मैंने नहीं बोला प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल हूँ, लैंग्वेज स्लैंग है, ड्रेसिंग भी प्रोफेशनल है, मतलब ऐसा है। पर ऐसा ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, लैंग्वेज स्लैंग है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा क्या बड़बड़ कर रहा है, क्या बोल रहा है, ओके, कभी कभी। और मेरा ट्यूनिंग ऐसे ही होता है, मेरा जेल, जो स्टूडेंट मेरे को जानता है उसको मालूम है, मेरा जेलिंग ऐसे ही होता है, मतलब मेरे लिए ऐसा है ही नहीं कि तू स्टूडेंट है, और मेरे लिए भी ऐसा नहीं कि तुम मैं तेरा सर्वर का कुछ है, ओके, अपना जेलिंग ही वैसा है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा लैंग्वेज निकलता है, फिर मेरा कभी कभी निकलता है तू क्या बोल रहा है, ओके, ऐसा तू क्या बोल रहा है, तू क्या बड़बड़ कर रहा है तू, मतलब ऐसे ऑनलाइन में तो बोलूंगा तो भी क्या उखाड़ लेगा, पर लेकिन मतलब इधर, लेकिन इधर जब मैं बोलूंगा अरे क्या बड़बड़ कर रहा है तो ऐसा बोला, तो याद रखना तेरे अंदर की इमोशन मतलब ऐसे मत, तातेड़ मेरे को तू बोला साला क्लास में ना बाहर निकल, बताता तेरे को, नहीं भाई समझा, अपने को क्राइम पेट्रोल का एपिसोड नहीं बनाने का, नहीं तो मालूम पड़ा एक फ्राइडे का क्राइम पेट्रोल का एपिसोड आ रहा है कि मुंबई का एक प्रोफेसर पूना में आया और उसकी हत्या। तो भाई और बहनों, ओके, तो मेरे स्लैंग लैंग्वेज को है, स्लैंग लैंग्वेज अब्यूसिव नहीं है, ओके, गाली वाली नहीं देता, मतलब क्लास में बाहर निकलती, मतलब दोस्तों यार मैं तो नहीं कहा भाई, पर क्लास में गाली नहीं देता, नहीं गाली नहीं निकलती, अब्यूसिव नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ मेरी लैंग्वेज वैसी है, पर ठीक है।
When I'm discussing about this language, तो पहला सेट मेरे को आपको ये बताना था, ओके, प्रोफेशनल हूँ मालिक, प्रोफेशनल मतलब तोड़ प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो डेडिकेशन, ओके, सारी चीज़ों को लेकर है ही, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेशनल, मेरा टर्म डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल क्या है, अगर अपन ने कुछ टारगेट लिए है, वो टारगेट कंप्लीट करने के, वो टारगेट को कंप्लीट करने का जो लॉजिक है या आउटकम है वो तोड़ करने का। यानी एग्जाम्पल अगर मैं क्लास की बात करूँ, अपना क्लास लिया है, क्लास को बहुत ये लेवल पे खत्म करना, तोड़ लेवल पे खत्म करना, तोड़ लेवल पे टारगेट अचीव करना, ओके, आपको जो देना है, जिस पर्पस के लिए आप और मैं मिले हैं, वो मेरे को आप तक देना है, और उसी हिसाब से देना है कि अपना अगला अटेम्प्ट मतलब फाइनल के अटेम्प्ट में वापस मिले, ओके, क्योंकि तुम मेरे लिए अगले वाले लेवल पे भी तुम हो ना मेरे, तो मेरे लिए टारगेट वो है। तो मेरा टारगेट, मेरा प्रोफेशनलिज्म का डेफिनेशन ही यही है। मेरा प्रोफेशनल का डेफिनेशन इज नॉट गोज विथ ड्रेसिंग एंड अदर थिंग्स। ड्रेसिंग वेसिंग तो ठीक है, वो मूड आया तो पहन लिया, मूड आया तो जीन्स पे भी रहते हैं, क्या है जिंदगी का क्या है, ओके, बट लेकिन प्रोफेशनलिज्म तो लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा मतलब समझे आप, एक आध दो दिन थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा क्या 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 ऐसा बड़बड़ कर रहा, लेकिन बाद में मालूम पड़ेगा कि तुम भी वैसे ही बोलोगे। तुम समझे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं चेंज होऊंगा, मैंने क्या बोला, ओके, तुम्हारा अपने आप तुम्हारा लैंग्वेज, टेंशन नहीं है मेरे को, मेरे कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर का, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि ये पॉइंट ये हो जाएगा, ये सिनेरियो हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस है इसमें, ओके। टू बी वेरी प्रिसाइज, माई सेल्फ अमित तातेड़, ओके, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आई होल्ड टोटल 9 डिग्रीज अगेंस्ट माई नेम, ओके, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, ओके, सीए एंड सीएस, ये पहले 2 बेसिक डिग्रीज, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट मालूम है ना, उसमें इंटरमीडिएट क्लियर है, तो उसको डिग्री लगा ही नहीं रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि इंटरव्यू क्लियर है उधर का, फिर सर फाइनल क्यों छोड़ा, अरे मन नहीं किया क्योंकि बाकी डिग्री बची थी। पर उसके बाद और डिग्रीज जो है वो है सीसा सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, डीसा डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, सीसम सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, ओके, सीआईएसएसपी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, उसके अलावा बीसीसीपी बिजनेस कंटिन्यूटी सर्टिफाइड प्लानर, बीसीसी बिजनेस कंटिन्यूटी सर्टिफाइड एक्सपर्ट एंड एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए फ्रॉम वेलिंगर मुंबई, ओके, तो ये सारी क्वालिफिकेशन है। इसके इसमें बीकॉम मैंने नहीं लगाया, बीकॉम भी आता है, तो अगर आप देखोगे तो टू बी वेरी प्रिसाइज क्वालिफिकेशन वाइज हाईली क्वालिफाइड। 2005 में 2005 में आई बिकेम सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन नवंबर 2005 में मैं क्लियर हुआ, जैन 2006 में रिजल्ट आया, ओके, फर्स्ट 1.5 ईयर आई वाज विद पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर, प्राइस वाटर हाउस कूपर में 1 साल 1.5 ईयर्स ऑलमोस्ट 17 मंथ्स मैंने वहां पर काम किए। 17 मंथ्स में आई वाज इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एरिया है, ओके, जिसमें HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नोवाटिस ग्रुप्स एंड अदर एरियाज, वहां पर अपने वो काम किया। उसके बाद वाले सिनेरियो में आई वर्कड विद आईटी गवर्नेंस, मोर ऑफ कंप्लायंसेस, ओके, आईटी के रिलेटेड कंप्लायंसेस, जो आईटी के कंप्लायंसेस आते हैं, सेबी के कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड है इन HDFC बैंक। So HDFC Bank, when we are discussing, I joined HDFC Bank in 2007 and I was in HDFC Bank till 2009 end, मतलब 2010 का point, 2010 starting वाला point. Almost 3 years I was in HDFC Bank. HDFC Bank मेरे ख्याल से सब लोग जानती है, HDFC Bank PricewaterhouseCoopers is basically Big Four, which was with audit firm. HDFC Bank is a banking area जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और ये बैंक में अपन 3 साल काम कर चुके हैं, जहाँ पर द स्टार्टिंग पॉइंट वाज असिस्टेंट मैनेजर, ओके, एंड असिस्टेंट मैनेजर से मेरी लास्ट जर्नी जो गई वो एवीपी की थी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, यानी जब एचडीएफसी बैंक छोड़ा तब एवीपी था मैं 2010 में, एंड 2010 वाज द एरिया व्हेन आई लेफ्ट एचडीएफसी बैंक फॉर कमिंग इन टीचिंग। टीचिंग का अचानक भूत आया, कुछ ऐसा फिक्स नहीं था टीचिंग में आना या कुछ था, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था मैं टीचर बनूंगा, बट जब एचडीएफसी बैंक में था तो जब एवीपी बनाया गया असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, मुझे ऐसे एरियाज में डाला गया जहां पर ट्रेनिंग देना था। वो ट्रेनिंग सेशंस में मुझे समझ में आया मां कसम साला ये बहुत मजेदार काम है, एंड इट इंक्लाइंड मी टुवर्ड्स कमिंग इन टीचिंग। एंड डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा फॉर्मेट था, मतलब मैं मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करता हूँ, और जहाँ पर कोई बहुत ऐसा हाई क्लास मारवाड़ी परिवार नहीं है, वो दलाल स्ट्रीट वाला परिवार नहीं है मेरा, मतलब अपना परिवार ऐसा मिडिल क्लास फैमिली वाले परिवार, जिसमें रोज खर्चा पानी निकालने वाला परिवार है, ओके, जरूर भाई 2 वक्त की रोटी कमाने वाला परिवार, उसमें आया, और उसमें मैं एवीपी की जॉब छोड़ के टीचिंग में आना वो बड़ा चैलेंज एवीपी को, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके ऊपर वो चैलेंज क्या था क्या नहीं था, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, लेकिन ऐसा है कि मेरी लाइफ में मैंने मल्टीपल कैरियर बदले, भगवान भी चाहता है कि मेरे कैरियर बदलते रहे। तो स्टार्टिंग वाइज अगर कैरियर की बात करें, आई वाज इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेकंड आई वाज इन आईटी कंप्लायंसेस, ओके, थर्ड केम इन टीचिंग,
टीचिंग में इनिशियली आई वाज वर्किंग विथ जीके शाह क्लासेस इन मुंबई, एक साल। तो देयर आई यूज्ड टू टीच ओनली चैप्टर्स बिकॉज मुंबई का मॉडल इज डिफरेंट। मुंबई डज नॉट गो विथ सब्जेक्ट, मुंबई गोज विथ चैप्टर्स। यानी एग्जांपल फॉर लॉ ओनली, ओके, लॉ, मेरी कैरियर स्टार्टेड विथ लॉ ओनली, इंटर लॉ, जिसमें मैं ओके फाउंडेशन लॉ एंड इंटर लॉ में मैं पोगा या पेमेंट ऑफ मतलब एक बोनस एक्ट करके था, ओके, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, और इधर कंपनीज एक्ट का पोर्शन और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये पढ़ाता था विथ मल्टीपल बैचेस, और दूसरे चैप्टर्स है दूसरे कोई पढ़ाते थे। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है। तो एक साल मैंने वैसे काम किया। एक साल के बाद फिर कुछ कहानी हुई, कहानी मतलब जिंदगी में शादी हुई, कहानी मतलब बहुत बड़ी कहानी थी, मतलब उसी कहानी ने आधी जिंदगी बदल दी। तो शादी हुई और शादी के बाद रितिका होने वाली थी मेरी डॉटर, शी इज ऑफ नाउ 11 ईयर्स, 11.5 ईयर। तो वो होने वाली थी। तो व्हेन माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट तो छुट्टी चाहिए थी और सर ने छुट्टी का मना कर दिया। ओके, खत्म, अपन एकदम मूडी आदमी है। ओके, खमना टाटा बाय बाय, स्टोरी खत्म। ओके, बस खत्म हुआ। फिर सर ने बोला कि भाई मुंबई में पढ़ाना मत, 1 साल तक नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट। ठीक है, उनका भी सही है क्योंकि गुडविल दैट्स अ कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट वर्क एक्चुअली। एंड देन आई, फिर मैं बोला मुंबई के बाहर, तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन आई स्टार्टेड विद पुणे। तो पुणे उस टाइम पे मतलब तभी इनिशियली मेरा कैरियर चालू हुआ था लॉ, ऑडिट एंड आईटी का फ्लो चार्ट। आईटी में एक फ्लो चार्ट करके होता है, वो कॉन्सेप्ट है। फिर पुणे में जब मैं आया, इधर कोई सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, लॉ के लिए ऑलरेडी कोई फैकल्टी थी, ऑडिट के लिए ऑलरेडी थे, और फिर आईटी का ऑप्शन अवेलेबल हुआ, दैट वाज इसका सीए फाइनल का। ओके, अपने को जो आता है ना वो आता है एकदम तोड़ आती है, वो थियरी। अब मुझे कुछ भी थियरी दो, थियरी को माँ कसम तोड़ रटाने का काम। और रटाना मतलब अब्बा डब्बा चब्बा रटाना नहीं, कॉन्सेप्चुअली रटाना। ये अपने पास बहुत तोड़ टेक्निक है, पता नहीं वो ये है। और उसका कारण भी शायद अपनी लाइफ में अपनी पूरी सेल्फ स्टडी हुई है। मतलब एक भी मैंने कोचिंग नहीं की है लाइफ में। मतलब मेरे सारे जो क्लियरेंस हुए सीए के या कोई भी डिग्री, तो सेल्फ स्टडी में। तो मेरे को ना प्रैक्टिकल झेपते ही नहीं था। प्रैक्टिकल वो तारे जमीन पर, मालूम है ना। ओके, जो ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया, सब मिक्स मैच। पर थियरी अपने को तोड़ मालूम है। तो दैट वाज द सिनेरियो कि मेरे को थियरी दे दो। पर थियरी का ऑप्शन तभी इसका का ऑप्शन अवेलेबल था। एंड डेस्टिनी चमकी, इसका चालू हुआ। पर डेस्टिनी बोली तू यार एक जगह कैसे रहेगा, एक जगह नहीं जमता तू, क्योंकि डेस्टिनी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डेस्टिनी वालों में साला अमित पक गया तो साला कुछ ऊपर नीचे ना कर दे। तो भाई ऊपर वालों ने बोला नहीं भाई इसका को निकालते, चल 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 दूसरा चालू कर। ओके, तभी मेरा ऑडिट भी चालू हुआ था मुंबई में बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो ऑडिट पेनिट्रेट हुआ। फिर बाद में जब ऑप्शन मिला, टाइम मिला, फिर देन ईआईएस चालू हुआ। ईआईएस के साथ सीए फाइनल लॉ चालू हुआ। मुंबई स्टार्टेड विद सीए फाइनल लॉ। ओके, आई वाज मोर इन सेक्शंस 148 के बाद वाले, हम बहुत कांड सेक्शंस है। अपन बेसिक सेक्शन में कभी थे नहीं। मतलब इन शॉर्ट अपन इंटरनेशनल मैचेस, मतलब ये वाले सिनेरियो, रणजी मैचेस में क्या खेलने का रे, ऐसा मेरे को लगता था। ऐसा सिनेरियो, एंड सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल से ही हुआ। और मेरे को मतलब इंडिविजुअली ब्रांड और फाइनल में ही था। मेरे को वापस इंक्लाइन किया इंटर में या मैं फाउंडेशन में जेके शाह को छोड़कर, मतलब क्योंकि दैट वाज इनिशियली विद चैप्टर वाइज। दैट वाज विनोद सर डॉन। वो बोला भाई तेरे को क्या करना है, तू इधर पढ़ा उधर पढ़ा, भाई गांधी जी दोनों जगह आते हैं, तो पढ़ा ना भाई। मैं बोला यार लेवल रहता है यार, फाइनल वाला बंदा है, टेक्निकली कॉम्पिटेंट होता है, उसको समझता है, उसकी जो क्वेरी होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है, उसकी क्वेरी का आंसर देने का मन करता है, ऐसा है। तो बोले आगे भी मन करेगा तू आ। मन करने का कारण उसने कुछ दूसरे बताए बट ऐसा सिनेरियो एंड लाइफ फ्लोज ऑन। तो सिंस लास्ट 12 years आई एम इनटू टीचिंग। आई मीन टीचिंग इनटू मल्टीपल सब्जेक्ट्स। माय कैरियर स्टार्टेड विद पहले इनिशियली चैप्टर वाइज, देन इट स्टार्टेड विद सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट में इसका, देन ईआईएस, ओके, अलोंग विद ऑडिट, फाइनल ऑडिट, फिर बाद में फाइनल लॉ। एंड टू द एक्सटेंट फिर इंस्टीट्यूट को यही लगा कि अमित क्या क्या पढ़ा रहा है बताओ हमको। तो इंस्टीट्यूट हमने बताया कि भाई अमित ने इसका पढ़ा है, चलो निकालो इसका। ठीक है, अभी अमित क्या चालू किया, ओके सीए फाइनल लॉ, चलो निकालो सीए फाइनल लॉ। अच्छा क्या चालू किया, ईआईएस निकालो, जो तो पढ़ाएगा। तो अब मैंने क्या सोचा, अब एक 2-3 सब्जेक्ट ले लेते हैं। अभी अगर इंस्टीट्यूट ने ये 2 सब्जेक्ट निकाले, फिर अपन चालू करेंगे अकाउंट्स। और इंस्टीट्यूट ने अगर अकाउंट्स निकाल दिया तोड़ जोक्स अबाउट, बट टू द एक्सटेंट ये सिनेरियो मेरे लाइफ में मैंने देखा हुआ है। मैंने जो चालू किया, जैसे जैसे चालू किया निकलते गए, पर ठीक है। पर उसकी वजह से लाइफ नहीं आ रही, मतलब ऐसा कहीं पर भी नहीं है। नॉर इट डज मैटर ऑल्सो, बिकॉज लाइफ ऑलवेज गिव एन अपॉर्चुनिटी है। एंड मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, दैट इज वेयर आई एम टेलिंग यू, जिससे आपके आज के दिन की शुरुआत होनी चाहिए। मतलब ऐसे दिन की शुरुआत शिवा सर ने कर दी है,
तोड़ कर दी होगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट और मेरा 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 और 36 का आंकड़ा अगर सीए के साथ है तो वो टैक्स है। अपने को अगर कुछ नहीं आता तो टैक्स नहीं झेलता भाई। और मैं आज उसके ऊपर कुछ कमेंट कर ही नहीं सकता क्योंकि तुमको भी नहीं मालूम क्या है वो। मैं कुछ भी बोलूंगा तो तुम्हारे लिए अब्बा डब्बा चब्बा है। तो बट ये है कि भाई जिसने बहुत सरकमस्टेंस लिए, बट मैं एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, विनिंग द सेम रेस डज नॉट गिव द हैप्पीनेस। ओके, एक ही रेस बार बार जीत के ना ओके खुशी नहीं मिलती यार। जैसे एक बेसिक एग्जांपल है यार, आपको हर टाइम बोलूंगा अरे तू बहुत भारी कर रहा है, तू बहुत भारी कर रहा है, तू बहुत भारी कर रहा है, किसमें? उसमें ही। अरे मजा क्या आएगा? तो इसीलिए रेस चेंज करो, रेस चेंज होती है और यही चीज अपनी लाइफ भी जाएगी। अभी आपकी रेस चेंज हो रही है, आपका सेकंड रेस आ रहा है, आपने फाउंडेशन में कर लिया बहुत भारी बेहतरीन, और मजे भी करने चाहिए। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं किया तो अभी भी और 2-4 दिन मजे मार लो। अरे मजे मारो, अपने आपको अप्रिशिएट करो। अरे भाई यू अचीव समथिंग। ओके, अरे भाई क्यों मरवा क्यों रहे हो इतना? मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब मालूम है ना? अभी मेरे को बताओ तुम्हारी जिंदगी क्या है? मॉर्निंग कितने बजे आ रहे हो? 7 बजे। 7 बजे क्या इधर दरवाजा तू खोल रहा हो? कौन था 7 बजे वाला? 7 बजे। अच्छा, घर से निकलने का भी तूने कार्यक्रम इंक्लूड? ओ विजन विजन बहुत बहुत लंबा सोच रहे रे घर से। पर मेरे को बताओ, तुम 8 बजे से इसी रूम में बैठे हो, 8 बजे से, मतलब प्रेस्टीज पॉइंट में बात करता हूँ, 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक प्रेस्टीज में ही है। क्या है जिंदगी का, क्या सिनारियो है? ओके, और तू टेंशन मत ले, तू ऐसा मेरे को भी बोल सकता है सर आपका क्या है, आप भी तो यही कर रहे हो। अपनी भी तो जिंदगी वैसी ही चल रही है किधर? लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो फिर लाइफ में क्या है पॉइंट है यार, पर्पस क्या है लाइफ का? भाई मरवाना तो है ही। ओके, व्हेन आई से मरवाना है मतलब यू नीड टू डू द हार्ड वर्क, यू नीड टू सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर यू गिव टाइम टू योरसेल्फ। तो 2-4 दिन मजे मार लो, बिकॉज इंटर क्लियर होने के बाद भी अपने को रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद वी नीड टू अप्रिशिएट, तब जाके अगली रेस के लिए रेडी होगा, एंड दैट इज फर्स्ट बेंचमार्क। ओके, तो व्हाट ऑल एफर्ट्स यू विल बी डूइंग राइट नाउ, 8 मंथ्स पूरा, आज अभी अपना फरवरी महीना है, फरवरी से लेकर नवंबर तक 8 महीने पूरा हार्ड वर्क करने वाले तुम लोग, सब कुछ सारा चीज होगा। एंड व्हेन आई से हार्ड वर्क मतलब कभी कोई दिन होता है, कभी कोई दिन नहीं होता है, प्लस माइनस होता है, लेकिन what exactly target you are achieving, it is intermediate to clear, but after वो क्लियर करके करना क्या है? नेक्स्ट फाइनल जाना है, फिर फाइनल के बाद क्या करना है? फिर जॉब ज्वाइन करनी है, फिर क्या करना है? अरे यही क्या जिंदगी ऐसी निकलेगा? ओके, और डेफिनेटली हर देखो 5 जना अलग अलग है, तो 5 फैकल्टी आपको अलग अलग ओपिनियन देगी। मैं आपको पहले ही क्लियर बता दूं, तो मेरा ओपिनियन एकदम क्लियर था भाई, जिंदगी और ये पढ़ाई, ये दोनों को बैलेंस किया जाता है। ओके, तो आपको ये बहुत जन बोलेंगे कि भाई यार किधर अभी अगले कुछ भी नहीं करने का, तुमने कुछ नहीं करने का, किधर नहीं जाने का, तुम्हारा ये लाइफ ऐसा निकालने का, ऐसा ये करने का, कॉम्प्रोमाइज करने का। मालूम है ना तुमने इंस्टाग्राम पे, मालूम है ना मीम्स आते हैं, मीम्स मतलब मोटिवेशन आते हैं, इंस्टा मोटिवेशन। इंस्टाग्राम पे हो कि नहीं? कि नहीं है? अरे इंस्टाग्राम पे हो ना, इंस्टाग्राम। अरे नहीं तो कच्चा बादाम कैसे समझेगा? नहीं तो मां कसम अपने को मतलब कच्चा बादाम समझने के लिए इंस्टाग्राम पे होना जरूरी है भाई तेरा। इंस्टा मोटिवेशन में से आता है कि भाई यार सीए करने वाला है, अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करेगा, अरे यार अपन ये कॉम्प्रोमाइज किया, वो कॉम्प्रोमाइज किया, और देख आज वो हासिल किया, और फिर बोला जाएगा ये इतनी शादियां मिस की तूने, इतने दोस्तों के पार्टी मिस किए, और देख आज तेरे पास सीए डिग्री है। कौन बोला मिस करने? मिस किए बिना भी सीए डिग्री आती है। बट तो प्रॉब्लम इज अपन को बैलेंस करना नहीं आता। बैलेंस करना, शादी में कोई तुमको बुला रहा है, यार जाना भाई, वो बुला क्यों रहा है? क्या पागल आदमी क्या? रास्ते के हर जन को कार्ड बांट रखे, ले भाई मेरी शादी है, मेरी शादी आ जा। अरे तुम उसके लिए मैटर कर रहे हो इसलिए तुमको बुला रहे हो। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ 15 दिन के लिए शादी में मत जा। सीए इंटर है, अपना एग्जामिनेशन पॉइंट है, बट बैलेंस करना, बैलेंस कर शादी के फोटो के एल्बम में आ रहे। अरे देयर इज नो प्रिविलेज, मतलब 2 साल के बाद जब उसकी शादी के बाद वो बैठे रहेंगे और फोटो का एल्बम निकालेंगे, बोलेंगे अरे तू नहीं दिखा था। इट इज नॉट एन अचीवमेंट। तू तभी ये नहीं बोलेगा अरे मैं सीए कर रहा था इसलिए नहीं दिखा। उसको क्या घंटा फर्क पड़ रहा है तेरे सीए करने से? उसकी तो शादी हो गई। Okay, so what is a sense of achievement? Sense of achievement is balancing both. अपने आप को मोटिवेट रखना भी पॉइंट है यार, लाइफ का भी पॉइंट ही है। मैं पर इसका मतलब ये नहीं बोला मतलब तू जा उसके हल्दी में जा, उसके कुमकुम में जा, उसके इधर से वो कुछ माहिरा आ रहा है, वो कुछ सब जगह नहीं, नहीं नहीं। मैं तो सर ने बोला भाई अपन तो पूरा शादी अटेंड करेंगे। ओके भाई, शादी बच्चे उधर तक नहीं रुकना है अपने को। बैलेंस मतलब समझ में आ रहा है? एक चीज याद रखना, ये मेरा ओपिनियन, मेरा स्ट्रिक्टली ओपिनियन है, मेरा 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 बहुत एकदम तोड़े यार। अरे सामने वाला है ना यार, नहीं तो कल तू इमेजिन करना, तो कल तू उसको शादी में बुलाएगा, वो क्यों आएगा तेरी शादी में? या वो कल तेरे पार्टी में क्यों आएगा? तू जब सीए बनेगा पार्टी देगा, वो नहीं आएगा। क्या
मतलब लॉजिक क्या है तेरा? तू पार्टी करके सोशल एनिमल्स है अपन, वी नीड टू बी लिविंग सोशली, प्लीज मेक श्योर, ये पॉइंट है। और ये सब चीज की जा सकती है, मैंने भी ऐसे ही करके डिग्री ली है, मेरे पास भी जो डिग्री आई है, क्या मैं ऐसा एक जगह बैठ के ये सारी चीजें करके मैंने अपनी लाइफ को ऐसे नहीं किया हुआ है। हाँ कुछ महीने रहते हैं, जैसे एग्जामिनेशन का लास्ट तुम्हारा मालूम है ना तुमको, जब लास्ट के 3 महीने रहेंगे तब डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करना बहुत आना गया, पर ये पूरा 9 महीने बैलेंस करना, ये सारी चीजें सीखो। तो इसीलिए आपका अगला रेस चालू हो रहा है, योर सेकंड रेस इज स्टार्टिंग, एंड मेक श्योर ओके, क्योंकि विनिंग द सेम रेस डज नॉट गिव हैप्पीनेस, मतलब फाउंडेशन हो गया तो ना उसी हैप्पीनेस को अगले इसमें हैप्पीनेस में मत लाओ यार, अभी हैप्पीनेस का मॉडल चेंज करो, हैप्पीनेस की चीजें चेंज करो। ओके तो टू बी वेरी प्रिसाइज, मैंने अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। ओके सर, लॉ की हद तक सीए इंटरमीडिएट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, वैसे क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस में जो अपना ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग सिलेबस, अब वो नए में मई 24 में भी रहता कि नहीं मालूम नहीं अपने को, तो वो क्या अभी जैसे नवंबर 23 की अभी चल रहा था, तो जब तक क्या होगा क्या नहीं होगा वट एवर इट में भी, पर जो जो अपने लेक्चर बैठ रहे हैं या जो कर रहे हैं, अपना टारगेट क्लियर है कि अपने को क्लियर मतलब क्लियर होना है एटम, ओके, अपने को एटम की कहानी नहीं लगानी है। अब एटम की कहानी लगाओ या ना लगाओ, उसमें सबसे पहला सेट ये आता है कि क्लियर होने के तरीके क्या, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। 2 तरीके, पहला तरीका जो रैंक होल्डर का होगा। सर रैंक होल्डर क्या करेगा? रैंक होल्डर का लॉजिक एकदम क्लियर है, रैंक होल्डर का लॉजिक एकदम क्लियर है। ओके मैं आपको एकदम स्ट्रक्चर वाइज क्लियर बताऊं। ओके कि रैंक होल्डर बोल रहा है 800 मार्क्स का पेपर है मेरा, ओके 800 में से उसको 600 प्लस लाने हैं, बात खत्म। और उसको 600 प्लस लाने के लिए वो 101% 800 अटेम्प्ट करता, ये याद रखिए, और तब जाके उसको 600 आते हैं। ओके मैं मार्क्स की बात करूं, देखो ये बंदा अगर मेरी बैच बैठ रहा है, ये बंदा मेरी बैच बैठ रहा है, ओके वो मेरी बैच बैठे या किसी की भी बैच बैठे, पॉइंट समझ करो, उसको रैंक ही आना है। अरे बंदा डिफाइंड है, डेडिकेटेड है, अपने आप में उसके अंदर कुछ एक एडिशनल, एक मैं नहीं बोल रहा वो पैदा कुछ अलग से हुआ है, वो है, पर उसके अंदर एक कुछ है भाई, एक है, एक एक्स है भाई, रहने देना। इसका मतलब सर अपन लोग रैंक होल्डर में नहीं आ सकते क्या? तेरे सामने वाला बंदा रैंक, मैं भी रैंक में आया हूं, अपना फाउंडेशन 50th रैंक है, सीएस इंटर में 23rd रैंक है, सीएस फाइनल में 21st रैंक है, बस मैं वो आगे नहीं लगाता ये यार वेर, वो अपने को जमता नहीं है। अपन के इसमें कैसे दिखना चाहिए? सादा आदमी बंदा है। सीसा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अवेयर अबाउट सीसा, सीसा सुना है कभी? सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, अक्रॉस वर्ल्ड एग्जामिनेशन, अक्रॉस वर्ल्ड, इसका का एक ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस वर्ल्ड। इसके बारे में जस्ट सर्च मारना कभी, मतलब अभी पंचायती मत करो, लेकिन ये वो कैलिबर होने के बाद जब सीसा की कैलिबर किया है, ओके अक्रॉस वर्ल्ड 41st रैंक था अपना, 41st रैंक, तो रैंक तो बहुत सारे है। रैंक का मेरा मैं उसके ऊपर अपना फ्लॉन्टिंग नहीं है, अपना फ्लॉन्टिंग किसी और चीजों पे है। तो रैंक नहीं आता क्या? आ सकता है, मेरा भी आया हुआ है। अरे यार मेरे को 10th में 55-60% आया हुआ है, तो रैंक आया। रैंक के लिए एक टेक्निक्स है, टेक्निक क्या है? सिंपल सी टेक्निक है, आपको 800 मार्क अटेम्प्ट करना है, आप 800 मार्क का अटेम्प्ट करिए तब जाके 600 मिलता है। पर मास क्या है? मास वो बंदा है जो अटेम्प्ट कितने का करेगा? 600 का, और लाएगा कितना? 400। टारगेट यही है। मैं आपको क्या समझा रहा है, समझाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैं ये बोल रहा हूँ ये बंदा ओके 101%, यानी अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके इसमें कैटेगरी है, जैसे मैं सात्विक को जानता हूँ, इस पंटर को जानता हूँ, मतलब ये इनके नंबर्स है, जिनके नंबर्स फिगर्स है, ठीक है भाई, ये बंदे है डेडिकेटेड, ये अपने आप ओके, जिनको ये पॉइंट बैठ जाता है, ये अपने आप ही इनका, मैं नहीं बोल रहा विजन अभी रैंक की एक्सपेक्टेंसी है, आए नहीं, ये सारी चीजें बात की बात है। मेरा डिस्कशन ये आ रहा है, ये भाई उसी लेवल में उसी डायरेक्शन में हार्डवर्क करते हैं। अपन यार अपने इसमें सर अपन 600 मार्क का क्यों अटेम्प्ट करते हैं? अटेम्प्ट करते नहीं, अटेम्प्ट हो रहा है इतना ही सर। रीजन ये है कि पहला पॉइंट, फिल्टर इन सिलेबस। स्टार्ट करते वक्त, सिलेबस स्टार्ट करते वक्त अपन कोई फिल्टर नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा है, सिलेबस का स्टार्ट है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एक्युमुलेशन होते जाएगा ना मालिक। मेरे को तो 6 महीने की कोचिंग क्यों चाहिए फिर तुम्हें? 6 months you are inserting 8 to 12 hours a day. What do you think? What is the syllabus? And this is only basic coaching. After that you need to do your own hard work. Own hard work मतलब समझ में आ रहा है? रिविजन। तो फिर सर क्या सीन है? क्या सीन सबसे बड़ा ये है कि इतना वॉल्यूमलेस सिलेबस है। जब ये एक्युमुलेट होता है ना अपने को, फिर वो ब्लंडर, जब तक एक्युमुलेट नहीं होता तब तक चीजें यार एक सब्जेक्ट है, एक चैप्टर है, ये इतना सा है, ठीक है मैनेजेबल है। लेकिन जब एक्युमुलेट होगा ना बहुत बड़ा लगता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर अपनी एक टेक्निक होती है। चलो सर ये क्या एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके ये सर ने भी बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो इसको छोड़ देते।
अरे अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। एग्जाम में वही सारे जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, असल एग्जाम ने भी तुम्हें छोड़ दिया। तुम भी कॉन्फिडेंट थे, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर नवंबर देयर इज अ मे। तो पहला मिस्टेक, अपना पहला मिस्टेक समझ में आ रहा है? यानी आज से एटलीस्ट एक चीज को तुम कसम खा लो, अगर तुमको फर्स्ट टाइम बिना हार्डवर्क, मतलब हार्डवर्क नहीं बोलूंगा, बिना हेडेक के निकलना है, पहला स्टेप ये है सिलेबस कंप्लीट। आप भले ही एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल मैं इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूं कि एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, अरे यार इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू है ना, ये आएगा थोड़े मार्क के लिए, इसमें अगर ये 2-4 क्वेश्चन है, ओके पढ़ लिए ना अपने क्लास में, छोड़ दे। मैंने छोड़ दे बोला क्योंकि ये मेरा जजमेंट है। तेरा आंसर तेरा क्या होना चाहिए? तेरे एंड से करना चाहिए। डेफिनेटली उसको रिवाइज करते वक्त तू शायद उसके लिए प्लस माइनस कर सकता है, लेकिन तूने कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। पहला बेस प्रिंसिपल अपने दिमाग में बनाना। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट बिना बेच, मतलब के पहला स्टेप ही यही है यार, ये होना चाहिए मेरा पहला सिलेबस। 800 मार्क्स मेरे से अटेम्प्ट होने चाहिए। हाँ नहीं हुए क्योंकि थोड़ा लिखने का प्लस माइनस है, स्पीड प्लस माइनस है, वो ओके, बिकॉज दैट इज पर्सन टू पर्सन डिफर होता है, लेकिन देयर शुड नॉट बी रीजन मेरे को यह आया नहीं। सर हमने ये भी सुना है कि सिलेबस बहुत डेंजर है, कभी कभी बाहर के क्वेश्चन आते हैं। क्या बाहर के क्वेश्चन आते? कुछ भी। कौन बोला तेरे को बाहर के क्वेश्चन आते? सर बाहर के हमने सुने ना, वो बाहर के क्वेश्चन मतलब छोड़े हुए ना, पकाओ बाहर के क्वेश्चन हुए, क्या हुए बाहर के क्वेश्चन, मतलब क्या हुए? जो तूने छोड़े वो बाहर के हुए ना, क्योंकि तेरे को मालूम ही नहीं थे वो क्वेश्चन थे। तो तू बाहर आने के बाद क्या बोलता? अरे पेपर अनएक्सपेक्टेड, खत्म पहला दिन। और एक चीज याद रखना, इंटर की हद तक बात कर रहा हूं, फाउंडेशन इंटर फाइनल, एक चीज समझ, फाउंडेशन का सिलेबस चीटी जितना था। चीटी मालूम है? एंट चीटी जितना सिलेबस था, तेरे हाथ में लिया, एनालाइज किया, फाउंडेशन क्लियर, चार्टर्ड। तेरे अंदर की फीलिंग, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन की फीलिंग यही थी कि नहीं? फीलिंग ये भी नहीं थी। फीलिंग थी कि नहीं? तो तुम ह्यूमन होनर है कि मैं मार्स जुपिटर वालों को बुला के पढ़ा रहा हूं। अरे हाँ ना, अपन अर्थ वाले ना इधर कि एनी अदर प्लैनेट नहीं ना, नहीं। चेहरा भी ठीक है मेरा, क्या है? नहीं मतलब मैं सोच रहा चेहरा देख के, चेहरा वैसा देख के ऐसा। तोड़ मालिक। तो नेवरदलेस कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको ये बता रहा हूं, सबसे पहला टारगेट क्या करने का अपन ने? सिलेबस पूरा। तो जिसमें मैंने आपको बताया फाउंडेशन का सिलेबस कितने जितना है? चीटी जितना, मतलब तुमको समझा वॉल्यूम क्या था? ओके अब सीए इंटर में जब आ रहे हो ना, तुम्हारा सिलेबस इज लाइक हाथी, एलिफेंट। इमेजिन कर सिलेबस क्या और सिलेबस क्या। अगर तेरे को उस टाइम का रिवीजन और फॉर्मेट तेरे को समझ में आ रहा है और अभी रिवीजन का फॉर्मेट तू इमेजिन कर, मतलब क्या लेवल पे होगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हाथी मतलब हाथी है, बुक के बाहर नहीं है। बुक के बाहर है ही नहीं मालिक, एट एनी कॉस्ट बुक के बाहर है ही नहीं। हाथी मतलब हाथी, तेरे को दिया है ना इंस्टीट्यूट ने ये, बस दैट्स इट। उसको एप्लीकेशन करना होगा, वो अलग इशू है, पर इसके बाहर तू नहीं है। सीए फाइनल का सिलेबस इज लाइक जंगल, जो जानवर मिला किस्मत तुम्हारी। और उसमें भी किस्मत इतनी खतरनाक होती है, तेरे को तो मिलेगा, तू बोलेगा इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट ये है स्टारफिश, इंस्टीट्यूट बोलेगी पोपट जेलफिश, यानी तेरे भी आंसर मैच नहीं होंगे साले, आंसर नहीं। अरे इंस्टीट्यूट फाइनल का सिलेबस इज वेयर यू विल अप्लाई योर माइंड एंड एनीथिंग आउटसाइड रियल लाइफ वर्ल्ड, जो बुक में ही नहीं है। बुक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तेरे को अप्लाई करना आना चाहिए पूरा। अरे क्वेश्चन क्या आएगा वो तेरे को मालूम नहीं रहेगा, बुक से तेरे को मैं लिख के देता हूं, तू अगर पूरी बुक अच्छे से कर लिया, पूरा बुक मतलब मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट का बेस ही है मॉड्यूल, खत्म कहानी। तो एक क्वेश्चन अपन लेके बैठते हैं, तेरा जो सिलेबस सीए इंटर का सिलेबस जो होने वाला है नवंबर 23 के लिए, वो सिलेबस पिछले 11 आइटम से है, मई 2018 से है। टोटल 11 आइटम हुए अपने पेपर के, ये 12वां आइटम अभी होगा मई में, और 13वां आइटम तुम्हारा 13वीं। श्रद्धांजलि बैच है ना, ओल्ड सिलेबस की है। वैसे देखा जाए तो श्रद्धांजलि बैच है, वैसे पिछले मैं ईआईएस के टाइम पे बोल ही रहा था श्रद्धांजलि बैच है, लेकिन साला श्रद्धांजलि वो भावपूर्ण हुई नहीं, तो अभी वापस आ गया। मेरे को लगा था अभी होएगा नहीं, लेकिन हो गया श्रद्धांजलि बैच। वैसे देखा जाए तो ओल्ड सिलेबस का स्वाही है ना,
मैं आपको ये बता रहा हूं, जो एटम का निकालना है निकालिए पेपर, आपको मालूम पड़ेगा। ओके, इट्स सिलेबस, सिलेबस सिलेबस जो तुमको दिए ना इंस्टीट्यूट ने वो है। और जब इंस्टीट्यूट दे रहा है तो इंस्टीट्यूट क्या क्या देता है? खाली मॉड्यूल नहीं देता, मॉड्यूल देता है, आरटीपी देता है, एमटीपी देता है, ये सब चीजें मालूम पड़ेगी आपको। ओके, फाउंडेशन में देखी हो तो आपको, पर ये सब चीजें, ये सब तुमको कवर करना पड़ता है। बस ये आप सब ये कवर कर लीजिए, पहला टारगेट आपका क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी मालिक। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? किसमें दिक्कत नहीं आएगी? इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज को पहले टारगेट कवर करने की कोशिश करो। यानी सबसे पहला माइंडसेट क्लियर बना दो कि नवंबर तक आप कोई चीज छोड़ोगे नहीं। मैं बोल रहा हूं चीज छोड़ोगे नहीं, और किसको कितना टाइम देना पढ़ने के लिए वो अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है। एक कॉन्सेप्ट है कि भाई यार आप कितने देर पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम दे रहे हो, और एक कॉन्सेप्ट है पढ़ना ही नहीं। मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, पढ़ना ही नहीं वाले पे बात कर रहा हूं कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट मत होने दो। ऐसा हो सकता है 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से तीनों क्वेश्चन का लेंथ उतना ही है, तीनों क्वेश्चन का लेंथ उतना ही है। ओके, एग्जांपल तीनों क्वेश्चन को 10-10 मिनट लगेगा और तेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, तो 15 मिनट को कैसे 5-5 मिनट नहीं करेगा। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको 10 मिनट बरोबर देगा, जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको 3 मिनट देगा, फिर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको 2 मिनट देगा। ये दो समझ में आया मालिक लॉजिक? अरे हाँ या ना? तो व्हाट इज फर्स्ट ओथ आप ले लो भाई, कसम खा लो आज सबसे पहले। अगर आपने को वापस है, कसम क्यों खानी है? अगर अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना है तो देखो, अटेम्प्ट लगाने वाला भी अच्छा रहता है आगे, कोई टेंशन, वो भी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि चार्टर्ड की डिग्री है। आपका क्या कहना है? ओके, आपको क्या एक्सपीरियंस होके निकलना है बाहर? नहीं ना, अटेम्प्ट नहीं लगाना ना। हाँ, बस ना, अटेम्प्ट नहीं लगा, एक्सपीरियंस नहीं, अटेम्प्ट लगाने वाला एक्सपीरियंस वाला रहेगा ना बहुत ज्यादा। अरे 4 बार पढ़ के तू निकला भाई। एक इमेजिन करो ना, कैसे एक बार निकला, एक बार में ही पास हो गया। दम नहीं ना, आता नहीं होगा इसको कुछ। 4 बार पढ़ा तूने, वही ऐसा बनना है अपने को? नहीं ना, याद रखो। तो अगर सबसे पहला पॉइंट, ओके, मेरे ख्याल से पहला बेस रेडी है, सिलेबस कंप्लीट 100%, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब दूसरा सेट जो अपन बात करते हैं, बिफोर ये करिकुलम क्या है क्या नहीं है, दूसरी सेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेक श्योर राइटिंग प्रैक्टिस रहे। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंटरमीडिएट की, और मैं ओवरऑल इंटरमीडिएट बात, मैं कोई सब्जेक्ट का पे आया ही नहीं है। हो सकता है फाउंडेशन में आपने ऐसा किया हो या नहीं किया हो, मेरे को नहीं मालूम तुमने कैसा किया, पर ऐसा होता है कि अगर सिर्फ अपन ऐसा करके पढ़े और ऐसे ही सॉल्व करे, एग्जांपल क्लास में भी क्वेश्चन भी बोल रहा हो, थियरी भी बोल रहा हो, अपन ने ऐसा किया और अपन ने पढ़ लिया, 2-4 लाइन लिखी, और वापस घर पे जाने के बाद मेरे को हैबिट है कि अपन ऐसे बैठ के पढ़ने की आदत है। इवन प्रैक्टिकल भी ऐसे पढ़ते बहुत जन। अच्छा, कैल्सी लिया बाजू में, खट 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 खट, अच्छा हाँ बरोबर है, ये बरोबर है, सर ने बरोबर किया, अच्छा खट खट बरोबर किया। ओके, यू आर इनटू वल्नरेबल एरिया। मैं नहीं बोल रहा हूं फेल या पास की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वल्नरेबल एरिया, मतलब अपने लिए क्या होगा, अपन कहीं ना कहीं वीक रहेंगे, और ये वीकनेस अपने को एग्जाम में भारी पड़ेगी। दूसरा पार्ट आप ये याद रखिए, ओके, अपने को एक राइटिंग हैबिट का लॉजिक लगाइए। इंटर बिना राइटिंग के क्लियर होना, ओके, वापस मैं बोल रहा हूं किसके लिए बात करूं मैं, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होना है तो अपने को राइटिंग हैबिट बहुत जरूरी है। बिना राइटिंग हैबिट के, ओके, मैं नहीं बोल रहा सक्सेसफुल नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा, लेकिन ओके टाइम प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होना है तो दूसरा मेथड, दूसरा ओके, एकदम फोकस पॉइंट बता रहा हूं, लिखने की हैबिट रखिए, लिखने की हैबिट रखिए। ओके, अपन अपना क्लास में लिखना है, जिस क्लास में लिखना है, किस क्लास में नहीं हो रहा प्लस माइनस लिखने का, तुमने एडिशनल लिखने का। शाम को क्या करोगे तुम? सर अभी आपने बोला आप जिंदगी जियो, मैंने क्या बोला, पूरा जिंदगी जीने का क्या? संडे है ना, संडे ऑफ है, संडे क्या करोगे? संडे जिंदगी जियो। और संडे की जिंदगी कब जी पाओगे मालूम है? जब पूरे दिन रोज जो काम होगा वो एंड ऑफ द डे में अच्छे से काम करोगे तो संडे ऑफ मिल सकता है। अगर पूरे दिन का काम ही नहीं किया तुमने तो संडे भी तुम्हारा गया ना यार, फिर तुम अपने आप को गाली देते रहोगे, और वैसे दिया ही जाता है गाली का पॉइंट। तो बैलेंस मत रखो, संडे का माइंड याद रखो, एंड मेक इट श्योर लिखने की हैबिट। दूसरी चीज दिमाग में रखिए क्लियर कट, लिखने की हैबिट। बिना, मैं वापस बोल रहा हूं, ओके, आप उसको एग्री करो मत करो, नहीं लिखा ऐसा है, प्रॉब्लमैटिक आता है। और वापस सर नहीं लिखा तो क्या दिक्कत आएगी? सेम सिनारियो जो आपको मैं बता रहा हूं, 800 लिख ही नहीं पाओगे, आता भी होगा पर लिखना कैसे है वो ही नहीं मालूम होता, फिर अल्टीमेटली वापस अपन किधर आ जाएंगे? 600 तक का। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, ओके, जो रैंक होल्डर है
ओके डेफिनेटली वो तो ऑटो के ऑटो पेपर बेहतरीन करने की कोशिश करता है। ओके वो तो ऑटो के ऑटो पेपर बेहतरीन करने की कोशिश करता है, जो मास है, मास। ओके मास मतलब जो चाहता है कि भाई अपन क्लियर हो जाए, फर्स्ट डे में क्लियर होना है। ऑटो के ऑटो पेपर बेहतरीन होना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है कभी कभी, पर कोई भी पेपर 40 के नीचे आएगा ऐसा नहीं है मालिक। कोई भी पेपर किसके नीचे नहीं आ सकता, 40। आग बंद करके आता है रे। अरे कितना भी आउट ऑफ सिलेबस होने दे, आउट ऑफ सिलेबस मतलब समझा ना तू अभी आज, आउट ऑफ सिलेबस बोला मतलब पढ़ा नहीं भाई तूने, कितना भी तूने छोड़ा होगा ना तो भी 40 मार्क्स लाने की औकात है। प्रॉब्लम किधर है, 40 नहीं, प्रॉब्लम किधर है। ओके तेरा टोटल 200, ये टोटल का प्रॉब्लम है मालिक, ये टोटल कहां से लाएगा। ओके तो टोटल लाने के लिए तेरे को कोई ना कोई, अगर एक ग्रुप की बात करो, ओके तो एक ग्रुप में अगर 40 कितने पेपर है एक ग्रुप में, ग्रुप 1 में। ओके हाँ 4 पेपर है, दूसरे ग्रुप में 4, अभी 4 ही है अपने वहां सिलेबस में। तो पर पेपर अगर तूने 40 लाया, टोटल कितना था भाई 160। मैथ्स वही अपना फाउंडेशन, बात करना पड़ेगा विनोद रेड्डी सर से, फाउंडेशन मैथ्स 40 160। अरे पर 160 आया लेकिन फिर भी पास नहीं होगा रे। तो पास होने के लिए कितना चाहिए 200। अब 200 के लिए मैं मास की बात कर रहा हूँ। ओके तुम दोनों सुनो मत, मतलब और कोई होगा इस कैटेगरी वाला, मेरे को मालूम पड़ना पड़ेगा और कौन कौन है। ओके हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट, टेंशन मत लो, मतलब मैं ऐसा ये इसका मैसेज ही आ जाएगा। हेलो हेलो आवाज आई आकांक्षा? नहीं है वो पहले वाला ही है। ओके ओके 1 2 3 1 2 3। आ रही है आवाज, आ रही है मेरे ख्याल से। पता नहीं इसको लॉग आउट करके करना पड़ेगा क्या, ये नहीं आ रहा है ना। ओके बढ़िया, स्टार्ट रिज्यूम कर दो मालिक। तो सर कहाँ पर थे अपन, इंटरनेट पे थे, वापस किधर थे, 60 वाले इसमें। जब मैं आपको बता रहा था कि 60 40 मतलब 40 ये 4 पेपर लाने रहे, मैं बस बात कर रहा हूँ, मैं आई एम कीपिंग द थिंग्स असाइड, मतलब वन कॉमन थिंग। ओके उसमें से जो 60 वाला पेपर है, अगर ग्रुप 1 की बात करें, आई बेट ओके वो अपना लॉ हो जाता। मैं उनकी भी बात करता जिसमें भाई लॉ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है या क्या हो रहा है। ओके अपन के लिए एक ही सिंपल सा आंसर है, थियरी में आप इशू मत लीजिए। थियरी का जो है बहुत सारे जन का एंगल होता है कि भाई नहीं सर मेरे को प्रैक्टिकल अच्छे से आता है, मेरे को थियरी अच्छे से नहीं आती, या कोई बोलता है मेरे को थियरी अच्छे से आती है, कोई प्रैक्टिकल बोल नहीं आता। आपका क्या परसेप्शन है मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं थियरी को तेरे को उस लेवल पे लेके जाता, तो थियरी को उस लेवल पे, लेकिन उस लेवल पे लेके जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या मालिक मालूम है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लेक्चर मिस हुआ ना आप गैप कर दोगे, क्योंकि मैं अब्बा डब्बा चब्बा करके रटा नहीं रहा हूं। ओके अपन कोई एक शॉर्टकट है, मेमोनिक टेक्निक्स या ऐसा कुछ है, वो एक आध आंसर प्लस माइनस हो सकता है उससे यार, ज्यादा पूरा सिलेबस याद होना मुश्किल है। 150 सेक्शन तेरे कंपनी लॉ के है यार, 150 प्लस सेक्शन तेरे पास कंपनी लॉ के है। ओके तेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो जो तू फाउंडेशन वाला नहीं रहे, फाउंडेशन के आगे वाला मानो स्पेशल एक्ट पढ़ा है कोई फाउंडेशन मालूम है ना कुछ ऐसा, तो बेसिक तूने पढ़ा, ऑफर एक्सेप्टेंस ये नहीं है सिलेबस में, हो गया पूरा ऑफर, हो गया। सर इधर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, उसके आगे के पॉइंट यानी जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू जो आपने पढ़ा फाउंडेशन में। ओके उसके अलावा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ओके उसके अलावा तो इतना सारा सिलेबस है। ओके जब मैं अपन बात करते हैं ना तो इट रिक्वायर्स ए कंसिस्टेंसी। ओके और बहुत प्रिसाइजली बात करो। ओके आप है ना इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखोगे ना, एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहा है।
आज से 5 अटेम्प्ट वाले पहले का पेपर निकालते हैं अपन। ओके अपन एक 4-5 लेक्चर होने के बाद 5 अटेम्प्ट पहले वाला पेपर निकालिए एक, और एक अभी का पेपर निकालना, यानी मैं बोल रहा हूं कोविड के पहले वाला पेपर और एक कोविड के बाद वाला पेपर। मैं आपको ये बता सकता हूं, एटलीस्ट थियरी की बात करूं, उसमें ईआईएसएल में लो या ऑडिट लो, उसमें कई बार भी चेंज नहीं। लॉ देखो, जमीन आसमान का चेंज। लॉ का 2018 का पेपर देखो, 2019 का पेपर देखो, 2020 का स्टार्टिंग में हुआ ही नहीं है। 2020 का जो दिसंबर का आइटम हुआ था, मालूम है ना, कोविड में सब अपन घर पे ही थे, वो आइटम का छोड़ दो, वो आइटम का छोड़ दो क्योंकि अनयूजुअल है। उसके बाद का देखो, तुमको मालूम पड़ेगा डबल, अरे पूरा डिफरेंट, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब सर वो लोग कोई तेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस या एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अरे तेरे को केस ही दिया जा रहा है, तेरे जितने सवाल है सब केस स्टडी बेस्ड है। एटलीस्ट मतलब ये ईआईएस या एसएम बोलो या ऑडिट बोलो, एटलीस्ट उसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। तेरा लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन का एक हाथ मिला तो मिला, मतलब तेरा क्या हो गया लॉ केस में एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन में अब पॉइंट ये है कि सर अगर कंपनी लॉ आया, एप्लीकेशन आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक आध सेक्शन छूट भी गया तेरा, तो बोलेगा क्या फर्क पड़ता है सर, एक आध ही सेक्शन गया, वो एक आध सेक्शन का इंपैक्ट एक सेक्शन पे क्वेश्चन नहीं आता। आगे 2-3 सेक्शन का मिक्स होएगा और क्वेश्चन आएगा, और तेरे को ये सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा, ये सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा, और खाली सेक्शन भी नहीं, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें वो याद रखनी पड़ेगी यार। तो मैं तेरे को ये बता रहा हूं कि ये सारा चीज तेरा पूरा ये सब हो जाएगा, एक ही चीज है। यानी मैं तेरे को क्या बताया कि अपना पेपर ये क्या करके देंगे अपन, 60 के लेकर के आएंगे। और देखो 60 कैसे लाना है, ये मेरे को टेक्निक अपने को जिसको अपने को मालूम है ना 60 लाने के लिए क्या लिखना है। अब पॉइंट है वो क्या लिखना है, वो तेरे को मेरे को याद दिलाना है और तेरे को याद रखना है, मेरा काम उधर ही है। और अगर वो हो गया और वो 3 घंटे तूने अच्छे से कर लिए तो अल्टीमेटली 3 घंटे तू ही बैठेगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं है कि मैं पेपर मालूम है ना मामो मैं पेपर देने जा रहा हूं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और वो 3 घंटे तूने बरोबर कर लिया तो टारगेट है। अब इसमें कहानी और क्या बेहतर है, बेहतर कहानी क्या बता रहा हूं, बेहतर कहानी आपके जो 4 पेपर है, मैं खाली ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, ग्रुप 2 का डिस्कशन में कर ही नहीं रहा हूं। ग्रुप 2 इंटीग्रेट करना नहीं करना वो लॉजिकली अपन बाद में रखते हैं। ग्रुप 1 में तेरे 4 पेपर है। पहला पेपर है तेरा अकाउंट्स, दूसरा पेपर है तेरा लॉ, तीसरा ओके माई बाप कॉस्टिंग। नहीं मेरा भी तो माई बाप, आई एम सी एट द एंड ऑफ द डे राइट नाउ आई एम एन एम्प्लॉय हियर, गरीब आदमी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बड़ी बच्ची और एक छोटा बच्चा। एक बच्चा मतलब मेरे मतलब एक लड़की रितिका और एक छोरा भी मतलब ऐसे 3 साल पहले बोनस रिचार्ज है वो आदित्य। बोनस आया तार भाई आ गया भाई, अभी 2 बच्चों का पेट पालना है तो भाई काम करना है। तो एम्प्लॉयर विनोद रेड्डी सर, सुशील भंडारी सर, एम्प्लॉय अमित तातेड़, क्या कर सकते हैं अभी मेरे को बताओ। 2 वक्त की रोटी के लिए क्या 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 नहीं करना पड़ता है, भगवान को याद कर रहा था मैं। अब पॉइंट ये है ओके तुम ऐसा जोक समझ में आते ना, हाँ ठीक है, मतलब हो ना तुम लोग कैलिबर वाले कि नहीं, मतलब गए मतलब ऐसा ऐसा अपन फाउंडेशन में आ गए, पढ़ने आ गए, सीरियस हो गए अपनी लाइफ में और जोक ही नहीं समझ में आने लगे, ऐसा नहीं है ना। ठीक है भगवान करेगा, नहीं फिर मेरा ही क्लास बर्बाद हो जाएगा, तेरा तो छोड़ ये मेरी लाइफ में मैं ऐसा मेरा कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली हाँ हूँ चलते रहेगा। मेरा अपना तो भाई अपने वो कार्यक्रम है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अपना टोटल लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 65 to 70, यानी ले देके तू 130-140 आवर्स, जिसमें लिख के तेरा सारा स्ट्रक्चर करके क्वेश्चन बैंक तेरे को बढ़ा के क्या क्या मिलेगा बुक में वो भी बताता मैं तेरे को, ये सब हो गया 140 आवर्स। उसके ऊपर और एक्स्ट्रा रिवीजन का तूने डाला एक्स्ट्रा, ओके जो रिवीजन के फॉर्मेट अलग हुए, 140 आवर्स 150 आवर के रेंज तक बैठता। ये 150 घंटे तू अगर दूसरे कोई भी सब्जेक्ट को कंपेयर करे तो कॉस्टिंग को ले, कॉस्टिंग तेरे को 180-190 आवर जाएगा कॉस्टिंग। ओके अकाउंट्स वो लेवल का ही पॉइंट है, थोड़ा सा कम रहेगा पर उतना ही लेवल का पॉइंट है। ओके डीटी और जीएसटी ये तो बात ही मत पूछी मत इनके बारे में मेरे को, ये अरे तेरा मतलब अप्रोक्सीमेटली बात करें डायरेक्ट टैक्स ओके लॉस से ज्यादा है, जीएसटी तो छोड़, ये कोई भी सब्जेक्ट ले, यानी तेरा इनपुट कितना समझ में आ रहा है क्या, तेरा इनपुट इन नंबर ऑफ आवर्स, इनपुट इन नंबर ऑफ आवर्स देख तू, और उसके बाद इसका आउटपुट लाना। मैं इन दोनों के रेशियो की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तू मेरे को 150 घंटे देगा ओके 140-150 आवर्स के रेंज में देगा 140, इसके बाद मैं तेरे को जो बताऊं वो तूने करना जरूरी है। करना जरूरी मतलब रिवीजन के साथ, रिवीजन लेक्चर के साथ सस्टेन रहना है, क्योंकि तेरा बैच अपना क्लास खत्म होने का लास्ट डेट ऑलमोस्ट अपना मई एंड है। मई एंड होने के बाद नवंबर में एग्जाम देना है अपने को,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने, 5 महीने का तेरे को कहां से कौन सा तू 30 मार्क है भाई, याद रहेगा सब। तेरे उसका सस्टेन तो करना पड़ेगा ना, तब जाके आगे कम टाइम लगेगा। उसके टाइम पे कौन से रिवीजन लेक्चर कब देखने, कितने देर में देखने, ये सारा फॉर्मेट ये मैं बता दूंगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं तेरे को बोलूंगा पूरा ऐसा पूरा 30 दिन में से 30 दिन इसमें डाल, बस इतना है कि 15 दिन में एक बार तूने कनेक्टेड रहना है। कब? मई के बाद। और ये तू कनेक्टेड रहे, ओके, ये तू कनेक्टेड रख, 101% श्योर शॉट। ओके, तेरे को ये 60 का टारगेट कुछ नहीं है, और मैं 60 बोल रहा हूं। क्या सर 60 का 80 हो सकता है? हो सकता है, कोई क्या प्रॉब्लम है? 80 के लाने के लिए तेरे को एडिशनल एफर्ट रहेंगे। 60 तक मैं क्लियर कट तेरे को गारंटी दे सकता हूं भाई, बस तेरे को एडिशनल एच करेगा। यानी एग्जांपल, अभी कोई बंदा होगा बोले सर मेरे को 90 लाना है, लाना भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। 90 लाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा तेरे को? एक्यूरेसी उतनी अच्छी, तो अपन क्लास में जितना लिख रहे हैं उसका लिखने का कार्यक्रम और बेहतर बनाओ फिर। ओके, तो उसको और बेहतरीन करो। और क्या करना है? बाकी क्या होगा? तेरे को क्वेश्चन कुछ बाहर का नहीं आएगा, ये गारंटी। तेरे को आंसर लिखने को आ जाएगा, ये गारंटी। तेरे को याद रह जाएगा, ये गारंटी। अब वो चीज और बेहतर करना है, 90 तक ला, तो भाई यार ये जो 3 चीज की है ये और बेहतर करो। यानी आप मेरे को 150 आवर दे रहे हो, उसके बाद मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मैं आपको 80-90 घंटे लगेंगे पूरे सब करने के लिए, वो ना 80-90 जगह 150 आवर वापस दे दो। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतने मार्क्स आने की संभावना बढ़ेगी ना मालिक। मैं उस लॉजिक से बात कर रहा हूं। तो जो बंदा मास का बंदा है, जो बंदा सोचता है कि भाई यार अपने को सब्जेक्ट में चैलेंज है, अपने को यहां पर ये ओके कोई स्कोर करना है, टोटल चैलेंज है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तो ना करो, 60 आता, 60 आता, 60 लाने का कार्यक्रम मेरा। 60 के आगे एक्स्ट्रा कितना लाने का कार्यक्रम है? ओके, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, 60 लाने के लिए मैंने क्या बोला? सबसे पहला, अगर आपका लेक्चर मिस हुआ तो गड़बड़ है। पहला सीन याद रखिए, क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन देखो, लॉ में मेन क्या है मालूम है? क्या लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या है? वो चाहिए, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए। सर मुझे ऐसे लगता है कि इधर ये होना चाहिए, तुझे क्या लगता है उससे मुझे कोई लेना देना, जिसने लॉ बनाया उसको क्या लगता है वो समझ। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लाइफ में, पेनल्टी। अगर तूने कुछ गड़बड़ कर दी, पेनल्टी। कंपनी लॉ में तूने, कंपनी लॉ फाउंडेशन में बेसिक था अपने को, जिसमें अपन ने प्राइवेट लिमिट क्या होता है, पब्लिक लिमिट क्या होता है, थोड़ा सा नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, बेसिक पढ़ा। पेनल्टी वगैरह का कोई डिस्कशन नहीं किया। अब इधर आएगा तेरे को हर सेक्शन की 150 सेक्शन है, 148 सेक्शन है, 148 सेक्शन में से तो साला 80 सेक्शन में पेनल्टीज है। ये नहीं किया पेनल्टी, ये नहीं हुआ पेनल्टी। अरे मां कसम, साला आधा जिंदगी पेनल्टी में निकलेगा। किस्मत अच्छी है 450 सेक्शन से, उसमें से तुम्हारी किस्मत एक अच्छी क्या है, सीए फाइनल में से आगे के खाली खत्म हो गए ना रे। क्योंकि तुम जब फाइनल में जाओगे तुम्हारे लिए नया सिलेबस ही रहेगा मालिक। तुम फाइनल में जाओगे तुम्हारा सिलेबस न्यू ही रहने वाला एट एनी कॉस्ट। फाइनल अटेम्प्ट आपका मेरे ख्याल से मई 26 ना, मई 26 के रेंज में आएगा अपना फाइनल का अटेम्प्ट, है ना? नवंबर 26, मई 26, नवंबर 26 के इसमें आएगा अपना फाइनल का अटेम्प्ट। और फाइनल का अटेम्प्ट जब आएगा तो तुम्हारा नया सिलेबस हुआ, यानी कितने पेपर होने वाले हैं ये न्यू सिलेबस में? 6। ओके, 8 थे, 2 निकल गए, कॉस्टिंग निकल गया और लॉ निकल गया। अरे वो लॉ निकला इसलिए तो मैं इधर लॉ में, वो 150 के बाद आगे के निकले इसलिए तो मैं 150 पे आया, नहीं तो अपना तो कार्यक्रम बहुत एकदम कार्यक्रम तोड़ थे ना भाई। पर ठीक है, तोड़ कार्यक्रम, तेरे को तोड़ लॉ का पॉइंट कर दूंगा। लेकिन वापस मैं ये बता रहा, तेरे को क्या लग रहा है वो नहीं लेना देना रे इधर। तो 2 तरह की एग्जांपल, 2 तरह की पेनल्टी होती है। पेनल्टी होती है, एक होता है सिविल पेनल्टी और एक होती है क्रिमिनल पेनल्टी। सुना है कभी ये शब्द? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिविल पेनल्टी? कुछ आइडिया? सिविल पेनल्टी, क्रिमिनल पेनल्टी, क्रिमिनल की नजर से देखना पड़ेगा उसको, सिविल को सिविल की नजर से देखना पड़ेगा। आईपीसी की धारा ब्रेक करने के लिए, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सुना है ऐसे कुछ ऐसे शब्द? पिक्चर में तो देखोगे ना, मूवी देखने वाले लोग है ना? हाँ ठीक है, बस बढ़िया बढ़िया, बस वो चाहिए, वो भी चाहिए अपने को प्रायोरिटी में। ओके, पर इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल है ऐसा? अभी इसने लॉजिक बता कि इंडियन पेनल कोड तोड़ा तो क्रिमिनल पेनल्टी, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल पेनल्टी हर एक्ट में रहती है, बस वो क्रिमिनल पेनल्टी कैसे डिफाइन की जाएगी या कैसे सिविल पेनल्टी होती है वो होता है। अगर जेल की सजा है तुम्हें, सिर्फ जेल की सजा, ये क्या हो गया भाई? जेल की सजा हो गई कैसे? साला एप्पल सीरी पागल। जेल की सजा यानी लिखा है कि अगर तूने ये किया तुझे क्या होगी? जेल, बस खाली जेल लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा है।
ओके यानी एग्जांपल इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर, दैट्स इट। और ऐसा लिखा है 5 लाख रुपीज एंड ऑन, और नहीं एंड इम्प्रिजनमेंट, इसका मतलब ये क्रिमिनल पेनल्टीज है, ये सिविल पेनल्टीज नहीं है मालिक, क्रिमिनल पेनल्टीज है। इसके लिए अरे भाई जेल में भेजने के लिए जज साहब ने बोलना चाहिए, पुलिस जेल में डालने के लिए जज साहब बोलेंगे तो पुलिस जेल में डालेगा ना। क्रिमिनल पेनल्टीज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके आपने कंपनी एक्ट में क्रिमिनल पेनल्टीज नहीं है, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल पेनल्टीज में देयर आर सर्टेन सेक्शंस, 6 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें तूने ब्रेक किया क्रिमिनल पेनल्टीज, यानी जेल ही है, सीधा जेल ही है। ओके ये है, लेकिन जब ये डाला जाता है, और सिविल पेनल्टी क्या होगी फिर मेरे को बताओ, उल्टा क्या होगा सिविल पेनल्टी? हाँ जेल नहीं होगी। ओके यानी उसमें पेनल्टी क्या होगी? पैसा। ओके यानी कंपनी, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन पैसा, पैसा मैटर करता है। तुमको कोई बोल रहा होगा भाई यार क्या पैसे से क्या तू सपने, मतलब बहुत बार बोला जाता है पैसे से तू क्या खरीद लेगा, प्यार नहीं खरीद सकता पैसे से, नहीं चाहिए अपन को, जो पैसे से खरीदा वो चाहिए लॉजिकली। और अगर आपको कोई बोलता है ना पैसे के पीछे क्यों भाग रहा है, क्या है पैसा क्या है, ओके ठीक है बोलने दे, वो उसने उतना कमा लिया होगा तब जाके वो तेरे को बोल रहा है, या तो उसने कुछ नहीं किया, दोनों में से एक। तो भाई यार पैसा का पॉइंट है तो पेनल्टी, अरे कंपनी लॉ भी पेनल्टी में इंटरेस्टेड है यार, कंपनी लॉ भी बोल रहा है मेरे को कोई, अरे उसको तेरे को जेल में डालना है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जेल में जाएगा साला, तेरे को खर्चा आने वाला है, उससे अच्छा तो मेरे को तेरे से रिकवरी चाहिए ना। तो अगर ऐसा दिया हुआ है, सुनना, अगर ऐसे बोला मैंने भाई पेनल्टी 5 लाख की है, तो ये कौन सी पेनल्टी हुई, सिविल या क्रिमिनल? सिविल। या मैंने बोला 5 लाख है और एक साल जेल का, ये भी सिविल है। क्रिमिनल कब होती है? एंड जब हुआ, एंड जब होता है, या खाली मतलब इन शॉर्ट इंप्रिजमेंट जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। सर अगर ऐसा कुछ आया तो मेरे को बताइए, ऐसा कुछ आया, ऐसा ये स्क्रीन पे देखिए मैंने येलो किया हुआ है, ऐसा कुछ लिखा मैंने, तो इसमें क्या मेरे को जेल में जाने की जरूरत है? ऐसे केस में जेल में जाने की जरूरत है? चॉइस है ना वो। ये मेरे को बताओ जज साहब क्या बोलेंगे तेरे से? 5 लाख। जज साहब जेल बोलेंगे ही नहीं तेरे को, जज साहब बोलेंगे भाई 5 लाख ला, तू बोल रहा है ये ले, चल टाटा बाय बाय निकल। तू बोल रहा है सर जज साहब 5 लाख नहीं है 2.5 लाख है, 6 महीना जेल में जा। जज साहब 5 लाख 1 रुपया भी नहीं है, 1 साल जेल में डाला। समझा? जेल में कब जाएगा तू? जब अमाउंट, सिविल लाइबिलिटी ऐसी होती है, सिविल लाइबिलिटी। सर मेरे से गलती से हुआ, गलती से हुआ सर, मेरे को मालूम नहीं था ऐसा कुछ करना था सर, ऐसा गलती से हुआ, गलती से हुआ, सिग्नल तोड़, गलती से सिग्नल टूट गया सर, मैं देख के चला था पर दिखा नहीं, कलर ब्लाइंडनेस सर, ओके गलती से। ओके लॉ बोलता है ये गलती है ना तेरे घर पे रख, पेनल्टी मतलब पेनल्टी, पेनल्टी मतलब पेनल्टी। ओके लेकिन ये सिविल में होता है, क्रिमिनल में नहीं होता है मालिक। क्रिमिनल में हमेशा ओके एक वर्ड, नया वर्ड जो आप आज शायद पहली बार, मेंसरिया देखा जाता है। मेंसरिया सर व्हाट इज मेंसरिया? इंटेंशन। अगर आपको बोल रहा है जज साहब बोल रहा है इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो स्क्रीन पे देखो एक बार, मेरे को इस केस में क्या जेल रेड कलर का हाईलाइट किया है, इस केस में 100% जेल में जाना ही पड़ेगा ना, भले मैं 5 लाख रुपए दे दूं, मैं बोलूंगा 10 लाख ले ले, 20 लाख ले ले, लेकिन फिर भी जज साहब बोलेगा जा साले जेल में जा। लेकिन जज साहब ऐसे डायरेक्टली जेल में भेजने के पहले ओके उस जो क्राइम किया हुआ है उसका इंटेंशन देखा जाएगा, वो जानबूझकर किया होगा जेल की सजा ज्यादा होती है, जानबूझकर नहीं किया होगा जेल की सजा कम होगी। खून हुआ है सर, गलती से हो गया, गलती से हुआ, ठीक है गलती से हुआ तो इंटेंशन दिखा जाएगा, लेकिन जेल की सजा नहीं होगी ऐसा नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं जेल की सजा होती है लेकिन ज्यादा कम, पर इंटेंशन वर्ड को क्या बोला जाता है? मेंसरिया। अब जब मैं आपको कोई सेक्शन पढ़ाऊंगा ना आपको ऐसा लगेगा सर ये तो गलत हो रहा है सर, इसके साथ जास्ती हो रही है सर ये शेयर होल्डर की क्या गलती है सर, ये कंपनी का जो ऑफिसर है सर उसकी क्या गलती है सर, ऑफिसर अपना काम कर रहा था सर गलती से हुआ सर, ऑफिसर गलती से तेरे घर पे। समझा? इन शॉर्ट तेरे को इधर क्या देखना है, तेरा इंटेंशन क्या है वो नहीं मैटर करता, इधर किसका इंटेंशन है, इंटेंशन मैटर ही नहीं करता। मैं बोलता रहा हूं इधर इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तेरे को ये चीज को बाजू में रखना पड़ेगा, ये चीज को बाजू में रखना पड़ेगा। सर मेरे को क्या लग रहा है सर, ऐसा आपको नहीं लगता? मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है सर, तेरी फीलिंग तो सही है,
तेरे तू इंसान है, इंसान है, इंसान है, तेरा इंसान का जन्म है, इसलिए तेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन ओके, जो लॉ मेकर है उनकी फीलिंग ऐसी नहीं है। लॉ मेकर का इंटेंशन क्लियर है मालिक, ये ध्यान रखिए। भारत माता की जय। जेपा क्या मालिक? ओके, तो अपने को क्या ध्यान रखना है? ओके, जो लॉ बोल रहा है वो या अपन को लग रहा है वो? हाँ, अगर तूने अपन को लग रहा है वो लिखा तो अपना अगला आइटम लगा, समझा? और याद रखना, मैं ये थोड़ा सा मैं इस पॉइंट में मजा किया हूं। मजा किया मतलब मैं ये एटम को लेकर बहुत रिलैक्स माइंड है, मतलब इस चीज का। तो मैं इसका मतलब मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि अपने को आइटम लगा, मतलब जोकिंगली बोल रहे अपन। इसका मतलब नहीं सर, आइटम लगाने का नहीं नहीं। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग, दिस इज व्हाट ए कॉमन फिनोमेन व्हिच इज आई एम वेरी कॉमनली डिस्कसिंग। ये मतलब ऐसे कॉमनली होता है मेरे से, ये कोई पॉइंट नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा अरे भाई ये तो पागल आदमी साला आइटम। मैं तुमको एक छोटी सी बेसिक स्टोरी ये बता सकता हूँ कि भाई इंटरमीडिएट में मेरे को 5 आइटम लगे। फाउंडेशन फर्स्ट आइटम, रैंक होल्डर 50th रैंक, 278 वाज टोटल। 300 तक नहीं पहुंच पाया, किस मतलब 278 वाज द टोटल। 278 पर 99 में, अभी के इसमें नहीं बता पर 278 आया, AR50 आया। और इंटर कितने आइटम? पर उससे बेहतरीन स्टोरी क्या है सर? स्टोरीज बनती है, स्टोरीज बनती है, स्टोरीज बनती है, तब मजा आता है। ओके, जब इंटर का 5वां आइटम था वो था मेरा मई 2005। मई 2005। ओके, एंड फाइनल आई क्लियर्ड इन नवंबर 2005। मेरे टाइम पे आर्टिकलशिप फाउंडेशन के बाद चालू हो गई थी, तुम्हारे जैसा मॉडल नहीं था। मेरी आर्टिकलशिप 3 साल की थी जो फाउंडेशन के बाद चालू हो गई थी। तो 1.5 ईयर फाउंडेशन के 1.5 ईयर के बाद इंटर आ रहा था, और उसके 1.5 ईयर के बाद फाइनल। लेकिन मेरे को फाउंडेशन के इंटर की एग्जाम 5 अटेम्प्ट लगे, यानी इंटर को 2.5 साल लग गए देते देते। तो मतलब फाइनल ड्यू था। तो मेरी मार्कशीट एक दिन जिस दिन सिग्नेचर दिखाएंगे देखना, मार्कशीट मई 2005 इंटर क्लियर बोथ द ग्रुप एंड नवंबर 2005 सीए फाइनल क्लियर बोथ द ग्रुप। मेरे पूरे सीए फाइनल की पढ़ाई, बस अब ये पॉइंट है। और ये सब मैंने खुद से पढ़ा है, मतलब क्लास वास का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तभी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पॉसिबल भी होती है, बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल भी होती है, लेकिन मैं कुछ जोकिंगली बोल रहा हूँ। पॉइंट ये ध्यान रखना। तो इन शॉर्ट अपने को लॉ में क्या ध्यान रखना है? किसका इंटेंशन? लॉ बनाने वाले का। अपना इंटेंशन करना नहीं है। पर फिर भी लॉ बनाने वाले इंटेंशन अपने को समझेगा कैसे? यानी लॉ जिसने बनाया, अभी लॉ क्या है क्या नहीं इसके ऊपर अपन आज मतलब यार डे बनाया, अपन पहले एडजस्ट कर लेते हैं अपन का सिलेबस क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट है। तो लॉ बनाने वाले इंटेंशन समझना ही तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना मालिक, लॉ बनाने वाला। इसीलिए ओके एक मतलब मेरा मॉडल पढ़ाने का, एंड दिस इज माय बेस मॉडल। मतलब मैं क्योंकि मैं खुद इसी मॉडल से पढ़ा हूं, और मैं इस मॉडल से पढ़ा हूं, मैं इस मॉडल से ही आगे भी पढ़ाया हूं। एंड ये मॉडल मेरा एकदम मतलब मेरे को तोड़ मॉडल वाला लॉजिक लगता। इसीलिए ओके अपने कोर्स में अगर आप देखोगे तो आपको जो पहले फॉर्मेट बता देता हूं मैं, बुक का क्या सीन है क्या नहीं है। तो आपको टोटल ये कोर्स में अगर आप देखोगे तो आपको अपनी 80 की बुक जो मिलेगी वो 4 बुक मिलेगी। 80 की बुक 4 बुक, 80 की बुक 4 बुक मतलब 80 की मतलब अपने क्लास की बुक 4 बुक मिलेगी, जिसमें आपका सेक्शन 1 रहेगा जो आपका कंपनी लॉ का रहेगा पूरा। सबसे मोटा सेक्शन ये दिख रहा है, अगर आप देखोगे कंपनी लॉ का आगे, जिसके पास नहीं हो जो आगे पीछे, मेरे पास देखना भाई, मेरे पास मोटा दिख रहा है ना, मोटा है 400 पेज का, यही है सबसे मेन पूरा प्रोसेस, यही है पूरा कंपनी लॉ का सेक्शन 1। ओके ये तेरा सबसे मेजर पोर्शन है, 60 मार्क, 60 मार्क ये है, 60 मार्क ये है। ओके ये कंपनी लॉ का पोर्शन पहला सेट, सेक्शन 1 पूरा कंपनी लॉ। कितने सेक्शन से कितने सेक्शन तक है? 148 तक, सेक्शन 148 लास्ट सेक्शन है अपना। ओके दूसरा आपको और एक सेक्शन मिलेगा। अब ये देखो ना कितना पतला, आगे कितना मोटा, ये मिला, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 यही है ना, सेक्शन 2, हाँ सेक्शन 2 ये है अदर लॉ, ये 40 मार्क्स। ओके सर इसके अंदर कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर। ओके इसके अंदर कितने चैप्टर है? एक ही, कंपनी लॉ एक ही चैप्टर है। सेक्शंस चैप्टर उसके अपने डिवीजन है, वो तो अपने लिए ना, पर कंपनी लॉ तो एक ही है ना। इसमें 4 लॉ मिलके 40 मार्क, इसमें एक लॉ मिलके 60 मार्क, ये परवड़ता ना? अरे परवड़ता भाई, अरे यार इतना पतला। तो सर इसमें कौन से है? एक है जो तेरा फेवरेट जो फाउंडेशन का लेके जा रहा है, कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन कौन से? स्पेशल एक्ट, जिसमें 5 लॉ पड़ेगा तू, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ओके तो ये पहला एक लॉ। उसके बाद दूसरा और एक लॉ होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सुना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल,
तो जो जो चीजें ट्रांसफरेबल है सबके लिए एक्ट एप्लीकेबल होगा? नहीं। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये तीन के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है, वो दूसरा एक्ट। तीसरा और एक एक्ट आता है द जनरल क्लॉज एक्ट, द जनरल क्लॉज एक्ट, टीजीसीए। ओके, वो बता दो कितने एक्ट है इसके अंदर? पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर कितनी चीजें हैं? 5। ठीक है, अपने को अभी तो बस मैं आपको वो स्ट्रक्चर बिठा रहा हूं। दूसरा कौन सा आपने लिए? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसके अंदर कितने एरिया देखने हैं? 3 एरिया। कौन से होंगे? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स। इन तीनों के अपने अपने लॉ होंगे, तीनों के लिए अपने को ध्यान रखना पड़ेंगे। तीसरा सिनारियो होगा द जनरल क्लॉज एक्ट। कौन सा एक्ट नाम लिया? जनरल क्लॉज। अब ये जनरल क्लॉज एक्ट क्या होता है? तो जनरल क्लॉज एक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं। अब अभी कंपनी लॉ जब पढ़ने जाएंगे मालिक अपन कंपनी लॉ में, ओके, ऐसा लगा होगा इफ ही डज दिस द पेनल्टी अमाउंट इज दिस, इफ ही डज दिस द पेनल्टी अमाउंट इज दिस। अब मेरा क्वेश्चन है ही मतलब जेंडर कौन सा है? मेल या फीमेल? ये भी नहीं मालूम। ही HE, इफ ही डज दिस पेनल्टी अमाउंट इज दिस, ऐसा लिखा है लॉ में, लिखा है, मैं बताता। मेरा क्वेश्चन है जेंडर क्या है? यानी अगर उधर उस ऑफिसर में मेल रहा तो उसको पेनल्टी इतनी, व्हाट इफ उस ऑफिसर में फीमेल रही, पेनल्टी होगी क्या उसको? क्यों? ही लिखा है ना, एंड उधर जो काम करने वाली शी है। अरे लॉजिक पॉइंट बता रहा हूं मैं सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूं मैं आपसे। अरे आप ये डिबेट कर सकते हो कोर्ट में जाके ना, आप बोलोगे सर जज साहब मेरा इंटेंशन, ये आप डायरेक्ट निकालिए, सर जज साहब ये देखिए इधर ही लिखा है, इसलिए तो मैंने कांड किया, क्योंकि आप ही, मैं नहीं, मतलब जो लड़ रहा है यही होगा, इसलिए तो कांड किया क्योंकि मेरे को मालूम था इधर घूम है। तो ही को शी भी पढ़ा जाना चाहिए, ये दिया है द जनरल क्लॉज एक्ट में। द जनरल क्लॉज एक्ट ये सारे एक्ट को एप्लीकेबल होता है, यानी आपके वो एक्ट में दिया उसका इंटरप्रिटेशन ज्यादा, उसको अगर ही है तो ही को शी रीड किया जाना चाहिए। ही को खाली ही नहीं करोगे, अगर उसको खाली वो ही बताना है तो वो स्पेसिफिकली बताएगा ये ही है। ओके, ये बताना, ये बताना, ये कौन से एक्ट का नाम रहेगा? जनरल क्लॉज एक्ट। अभी एक बार एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सर कंपनीज में मीटिंग होती है क्या? कौन सी मीटिंग होती है, कुछ सुना है कभी? एनुअल जनरल मीटिंग, बढ़िया नाम, एनुअल एजीएम सुना होगा, एजीएम के अलावा ईजीएम सुना हो तो, जनरल मीटिंग सुना ना? ठीक है, अपने को वैसे अभी हाल फिलहाल मेरे को इंटरेस्ट पर एजीएम की फुल फॉर्म बात करें तो एनुअल जनरल मीटिंग। एग्जांपल बोल रहा हूं, एकदम पांचर एग्जांपल, एकदम अभी इसको आंसर में मत लॉक करना, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं कि आपका ओके एक डेट से लेकर ओके 20 डेज के अंदर एजीएम होना चाहिए। एक डेट से लेकर 20 डेज के अंदर एजीएम होना चाहिए, मैंने ऐसे बोला। एक डेट मतलब 1 जून से लेकर 20 डेज के अंदर एजीएम रखो। अब क्वेश्चन है 20 डेज का मतलब 20th डे कौन सा होगा? विल इट बी 20th जून और 21st जून? कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट जून से आपको 20 डेज के अंदर एजीएम रखना है। क्या बोला मैंने क्वेश्चन? कौन से डेट से? 1 जून से। कितने दिन में एजीएम रखना है? 20 डेज। अब मेरा क्वेश्चन है, अब मेरे को बताओ 20 डेज क्या कैसे कैलकुलेशन करोगे? अब 20 डेज में फर्स्ट को लेकर 20th करोगे? नहीं समझा? फर्स्ट को लेकर 20th करोगे या फर्स्ट के अगले दिन से 20 कैलकुलेट करोगे? यानी इन शॉर्ट तुम समझे क्या क्वेश्चन? मेरा पॉइंट समझ रहे हो क्या एवरीबॉडी? फर्स्ट से लेकर 20th करोगे या फर्स्ट के अगले दिन से 20 करोगे? अगले दिन से कि फर्स्ट से? फर्स्ट से। कोई बोल रहा है अगले दिन से? अगले दिन से खाली अकेला तू ही बोल रहा है, तू बोल रहा है अगले दिन से, फर्स्ट से। ओके, टीजीसीए इसको क्लियर करता है। टीजीसीए ये एक्ट में नहीं बताया जाता है, टीजीसीए बोलता है जिस पर जो डेट दी है और उसके बाद बोला 20 डेज है, वो 20 डेज उसके अगले दिन से कैलकुलेट करनी चाहिए, और जो 20th डे आएगा अगले दिन से कैलकुलेट करना चाहिए, और 20th डे आएगा उसको निकालना, उसको रखना होगा, उस दिन पे होना चाहिए। यानी एग्जांपल ओके, फर्स्ट से चालू करोगे, फर्स्ट को इग्नोर करो, सेकंड से 20 डे करो, कौन सा डेट आ रहा है? 21st।
तो अब क्वेश्चन आता है 21 बोले या 22 बोले, क्योंकि 20 डेज। तो ये बोलता है ओके, जब भी आपको डेज बताए जाते हैं जिस दिन से स्टार्ट होता है उसको एक्सक्लूड करो, ओके, और जो दिन आएगा उसको इंक्लूड करो, अनलेस एंड अनटिल लॉ ने स्पेसिफिकली दोनों को एक्सक्लूड किया हो। पहले वाले को तो एक्सक्लूड, पहले वाले को तो बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड करना है। ये सब अकाउंट्स में मत लगाना, अकाउंट्स के लॉजिक्स अलग होते हैं। हाँ, ये लॉ के लॉजिक्स है। अगर लॉ ने बोला इतने दिन में करना है, लॉ ने बोला इतने दिन में आपको नोटिस देनी है, इतने दिन में ऐसा करना है, आपको कौन सा डेट निकालना होगा? फर्स्ट तो किसने बोला? ये टीजीसी एक्ट। मेरे ख्याल से समझ में आया। टीजीसी एक्ट, टीजीसी एक्ट क्या कर रहा है? सारे एक्ट को जनरलाइज कर रहा है। नहीं तो फिर हर एक्ट में लिखना पड़ता था, सोचो ना, हर एक्ट में लिखना पड़ता था एक दिन निकालो, एक दिन निकालो, एक दिन निकालो, एक्ट बढ़ते जाते थे। तो दूसरे एक्ट को थोड़ा कहीं ना कहीं छोटा किया ना, कुछ कॉमन डेफिनेशन है। पर्सन मतलब कौन? अब वो पर्सन तुम डायरेक्ट टैक्स का लॉजिक मत लगाना, लेकिन जो कंपनी लॉ इधर ये पर्सन, ये इसके लिए कॉमन डेफिनेशन तैयार करना किसका काम है? टीजीसी है। टीजीसी है तीसरा एक्ट। और चौथा एक्ट और एक रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज इज बेसिकली बेसिक पार्ट है। स्टैट्यू मतलब क्या होता है? लॉ। लॉ को इंटरप्रेट करने में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एक आड़े टेढ़े वर्ड होते हैं, वो वर्ड को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे याद रखा जाता है, क्या पॉइंट है, वो क्या कहना चाहता है। एग्जांपल लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग और इट शुड नॉट बी प्रिजुडाइज। अब ये साला वर्ड क्या है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, नोबडी स्टैंडिंग सर, वही है। तो इसको कहां से इंटरप्रेट करेंगे, कहां से? तो इसीलिए और एक एक्ट मतलब एक और एक लॉ लाया गया है जिसको बोला गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू। तो कितने अदर लॉ में कितने एक्ट है? 4। कितने मार्क का? 40 मार्क्स का। ओके, पहला एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 12 मार्क। दूसरा एक्ट निगोशिएबल 12 मार्क। ओके, तीसरा नाम टीजीसी है, द जनरल क्लॉज एक्ट 7 मार्क। और लास्ट एक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू 7 मार्क। सर ये तो 38 हुए, तो 2 मार्क एमसीक्यू चले गए। अपने पास जो डेटा है वो कौन सा रहेगा? एमसीक्यू का रहेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों एमसीक्यू का डेटा क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफिशियली एमसीक्यू के पब्लिश नहीं करती है। तो अपन जो टोटल मार्क्स देख रहे हैं, ओके, ये 70 और 30 अपन ये लॉजिक लगा रहे हैं। 70-30 का मतलब आप समझे, 70 जो थियरी है ना, 70 मार्क्स ही वही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ओके, तो 70 मार्क पर 70 मतलब विद ऑप्शनल हुआ तो 90 मार्क्स हो जाते हैं। ऑप्शनल, क्योंकि एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न में बाद में डिस्कस करता है, बट लॉजिक ऐसा है। इसके लिए अपने को एक एडिशनल पॉइंट आता है। आत्मा क्लियर? तो डोंट यू थिंक ओके ये बहुत तोड़ परवड़ता है? क्यों? एफर्ट्स देख, मार्क्स देख, पर प्रॉब्लम ये है हर क्वेश्चन में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। यानी अगर तूने एक क्वेश्चन छोड़ा उसमें ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा। ओके, यानी तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि तू इनमें से कोई एक्ट छोड़ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई ना कोई किसी के साथ आएगा। तो यहां पर तेरा, मैंने जो तेरे को स्टार्टिंग में बोला, क्या बोला मैंने तेरे को? इंटर में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या याद रखेगा? तो तेरे को इतना पूरा खत्म करना है, ये पहला पॉइंट याद रख। आत्मा क्लियर है? ओके, अब सीन याद रखना है। एक तो ये पहला सेट हो गया जो तेरे को ध्यान रखना होगा। ओके, ये पहला पॉइंट है कंपनी लॉ एंड ये। इसके अलावा तेरे पास तीसरा वॉल्यूम रहेगा, तीसरा सेक्शन रहेगा जो रहेगा क्लास वर्क। अब क्लास वर्क रहेगा, इसके अंदर पूरे क्वेश्चन बैंक, सिलेक्टिव क्वेश्चन बैंक रखे मैंने। सिलेक्टिव क्वेश्चन बैंक मतलब पास्ट, एमटीबी, एनटीबी, ओके, लेकिन जो रिपीटेटिव है उसको निकाल दिया है। ओके, और उसमें ना सब क्वेश्चन है, खाली आंसर नहीं है। आंसर अपने को क्लास में लिखना है, इसीलिए इसका क्लास वर्क है। तो आपको हर क्वेश्चन मिलेगा, हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, हर चैप्टर के ऐसे आधे क्वेश्चन मिलेंगे। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वो मैंने इस चौथा सेक्शन में रखा है जो है होमवर्क, और इसको ना मैंने एमसीक्यू बेस बना दिया है ताकि वो करने का कैसे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको इसमें टोटल कितने सेक्शन मिल रहे हैं? 4 सेक्शन में से पहला सेक्शन है सेक्शन 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2 क्लियर है। सेक्शन 3 क्लास वर्क है, ये अपने को रोज चाहिए। रोज मतलब जैसे ही अपना ये मैं बता दूंगा, पर ये रोज रही है। और होमवर्क है, क्योंकि ये लाने की जरूरत नहीं है अनलेस अनटिल अपन किस दिन बैठे किस पॉइंट पे। ये होमवर्क है, इसका मतलब सर ये होमवर्क ही करना है क्या, घर पे करना है क्या? नहीं नहीं, तुझे कुछ घर पे करना ही नहीं है। नाम दिया मैंने होमवर्क, सर क्यों? मेरी मर्जी। मेरे को ऐसा रखना था क्लास वर्क एंड होमवर्क, घर पे करना ही नहीं है तेरे को जाके कुछ भी नहीं करना है सर। तो सिर्फ क्लास अच्छे से 150 घंटे अच्छे से दे मेरे को, बस 150 घंटे अच्छे से दे। 150 घंटे में कांड मत कर, बाकी तेरे को करवाने का काम मेरा। ओके, तो इसमें से सबसे मोटा कौन है? मोटा है, मोटी हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। नो सर, नो सर, नो सर,
ओके लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कंपनी लॉ। ओके पर ये कंपनी लॉ इसमें से भी नहीं पढ़ना है सर। ओके आपको इसके साथ में एक दी जाएगी बेयर एक्ट, ये जो एमसीए ने लिखी है। एमसीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन अपन की पब्लिश्ड बुक रहती है ओके टैक्समैन की। ओके वो ले लेते हैं बेयर एक्ट, पूरा बेयर एक्ट पूरा। सर ये इतना बड़ा तुमको नहीं पढ़ना है, ये 450 सेक्शन है, लेकिन ऐसे 150 सेक्शन के लिए अलग से बेयर एक्ट नहीं मिलती। तो आपकी पूरी बेयर एक्ट है, ये अपने को रोज चाहिए। मैं इसमें से कार्यक्रम करता हूं, मेरे को इसमें से कार्यक्रम करता हूं, इसमें सारे सेक्शंस कवर है, सारे शेड्यूल कवर है। ओके और 150 के 150 सेक्शन। मेरा पढ़ने का तरीका यही है, पढ़ाने का तरीका ये तेरा स्ट्रॉन्ग तोड़ होना चाहिए। ये तोड़ हो गया ना, ये अपने आप होते जाएगा। ओके और एक इसके अलावा यानी टोटल तेरे पास कितनी बुक आ गई? 5। ओके और ये 5 बुक के अलावा एक लेटर ऑन, अभी नहीं, तेरे को मैं बाद में एक रिवीजन फॉर्मेट की बुक दूंगा। बुक ये हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी, वो भी सिर्फ मैं वो बता दूंगा लेटर ऑन क्या है, जिसको मैं नाम देता हूं EORB, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन बुक। मतलब अभी तो ये सब हो गया, क्लास खत्म हुआ उसके बाद भी सब हो गया। एग्जाम के 1 महीने पहले जब एक एक दिन में निपटाना होगा सब्जेक्ट, तब ये एक एक दिन में निपटाने की औकात थोड़ी ना है। ये एक दिन में मतलब बुक खोलने में 1 दिन मतलब लग जाएगा। तो आपको एक रिवीजन बुक, एक समरी बुक जिसकी सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि मैं उसको उसमें भी पूरा रिफर नहीं करना है। मतलब जो अपना क्लास लिया है, जो बाहर वाला है ना वो पढ़ रहा है, पूरी बुक उसमें से पढ़ने दो। बाहर वाला मतलब समझा, पर जो मेरे से पढ़ा हुआ उसको क्या उसमें से पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ये मैं समझा दूंगा। ओके सर इतना सारा लॉ है, हाँ इतना सारा ये इतना सारा है, ये इतना सारा बंडल है, इतना सारा लॉ है, पर इतना सारा ये तेरे को मैं तेरे को बता रहा हूँ 150 आवर के टारगेट टाइम में खत्म होता है। फर्स्ट थिंग, सेकंड पॉइंट, ये इतना कर लिया, ये मोर देन इनफ है तेरे को 60 प्लस के लिए। सर 90 प्लस में यही करना है, बस इसको और अच्छे से करना है। बस आप ये समझिए, इसको और बेहतरीन करना है। बेहतरीन मतलब समझ में आ रहा है? लैंग्वेज और बेहतर करनी है, चीजें और बेहतर करनी है, बाकी और कुछ नहीं है। सर लिखने की प्रैक्टिस, ओके लिखने की प्रैक्टिस के लिए 2 चीज है अपने इसमें, 2 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट क्लास वर्क तो मैंने बता दिया जो क्वेश्चन का पॉइंट है, पर ये तो खाली आंसर लिखने का है, ठीक है। दूसरा आपको एक छोटा सा एक नोटबुक रोज कैरी करना है, जिसके अंदर स्टार्ट टू एंड मैं लॉ लिखा दूंगा। यानी सबसे पहले सर रोज क्या पढ़ेंगे? ओके रोज ऐसा होगा, इसमें से मैं एक सेक्शन चालू करूंगा। ओके रोज का एक सेक्शन होगा, सेक्शन का अपन डिस्कशन चालू करेंगे। सेक्शन पढ़ने के बाद तेरा व्यू पॉइंट। सर मेरे को तो ऐसा लग, तेरी फीलिंग भी समझनी पड़ेगी ना, तेरी फीलिंग समझने के बाद तेरे को लॉ की फीलिंग समझेगी ना। तो ये दोनों अपन एक एक डिस्कस करेंगे, पूरा टाइम इसमें डिस्कशन होगा। इसके ही मैं नोट्स लिखते जाऊंगा, जिसमें तुमको लिखना है नहीं लिखना है तुम्हारी मर्जी। जो मैं स्क्रीन पे लिखते जाऊंगा इसकी शीट्स में ड्राइव पे डालते जाऊंगा। तो अगर कोई किसको हैबिट होती है ना, मैं साथ साथ में मैं बोल रहा हूँ लिखने की हैबिट है, वो लिख रहा हुआ ठीक है, फिर वो आपके पास है तो फिर वो बुक को मिक्स मत करना, वो बुक आप अलग रखिए। रोज का रोज नहीं, मेरे को हैबिट है सर लिखने की, अब सर ने क्या बड़बड़ किया, अच्छा ये बोला, अरे सर 20 दिन बोला, 20 का क्या मालूम एग्जाम्पल था, ये तेरी हैबिट है, इसको मिक्स मत कर। पर ये मेरा रहेगा। ये पूरा होने के बाद फिर ये टेक्स्ट बुक होगा, जिसमें से मैं तेरे को सिर्फ ओके कुछ दिन मैं तेरे को बता जाऊंगा, ये टेक्स्ट बुक से अपने को रीड करना होगा। तो जो अगर मेरे को बोला आफ्टर द लेक्चर कुछ काम है आपको, आफ्टर द लेक्चर उसमें से मैं कुछ पेजेस इसमें से दूंगा वो रीड करने के। ओके पर वो 1 टाइम रीड करने के, फिर वापस है ना ये बुक है ना बाजू में रख देने की। मैं तेरे को जो नोटबुक में पूरा लिखाऊंगा वो तेरा बाइबल एंड बेस, बस खत्म। यानी लास्ट डे में तेरे को रिवाइज कौन सी बुक से करना है? ये दोनों बुक से भी नहीं। इसलिए मैं तेरे को बोला ना, जो मैं रिवीजन बुक भले ही मैं डालूंगा, मैं टेलीग्राम पे डालू किधर भी डालू, उसमें भी कंफ्यूज मत कर। तेरे को मैं पूरा लॉ लिख के हो जाएगा, अपना लिखा के होएगा वो पूरा लॉ, वो बुक ही रिफर करनी है। 200-250 पेज तक जाएगा वो, ये सारा फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट। ओके डेफिनेटली उसको कस्टमाइज ही किया जाएगा ना, तब जाके वो इतने कम में होएगा ना, पर वो अपनी लैंग्वेज में होगा। सर क्या मार्क्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे। तो सर जिसको 90 लाना है, जिसको 80 लाना है, ओके रैंक वैंक का पॉइंट है, टारगेट है, तो उसके लिए सजेशन ये है कि अपनी 100 नोट्स तो दिखने का, लेकिन उसके बाद वापस इस पे वर्कआउट करने का। लेकिन तेरे को अगर कुछ नहीं करना है, बस 60 लाना है, टारगेट क्लियर है, चुपचाप जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे करते जा, बात खत्म। ओके तो आपको रोज कैरी क्या क्या करना है मैं आपको ये बता दूं। रोज कैरी क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट बैरेक्ट, ये सबसे पहले कैरी करना है। ओके ये वाला कैरी करना है। दूसरा ये कैरी करना है नहीं करना ये आपकी चॉइस है, जिस दिन मेरे को पढ़ाना होगा मैं बता दूंगा। और इसके साथ में क्या कैरी करना है? एक नोटबुक। ओके ये ध्यान रखना, ये नोटबुक कैरी करनी है। उसके अलावा क्लास वर्क, जिस दिन अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं बता दूंगा, उस दिन आपको क्लास नोटबुक लेकर आएंगे। बाकी सब घर पे रखने का। ओके याद रखना घर पे मिलना चाहिए वापस, ऐसी जगह पे मत रख देना कि जब मंगा हुए तो उसी दिन मालूम ही नहीं पड़े किधर गया।
सर अपने फॉर्मेट कैसे होंगे? फॉर्मेट का ये स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट, नोटबुक का लॉजिक क्लियर है, बुक का लॉजिक क्लियर है, सिलेबस थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड क्लियर है। तो अपने सिलेबस में कितने एक्ट पढ़ने अपने को? 5। कौन से एक्ट है? कंपनी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल एक्ट, जिसमें 5 है, इसमें 5 एक्ट है, 5 एक्ट मतलब उनके सब पार्ट्स, इसके अलावा निगोशिएबल, उसके बाद पीजीसीए एंड लास्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सर अपना फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी एक्ट चालू करेंगे, स्टार्ट वही करेंगे, एक चैप्टर करेंगे, फिर ना एक अदर लॉ पे चले जाएंगे। अदर लॉ के बीच में, अदर लॉ छोटे छोटे पॉइंट है, एक अदर लॉ लेने का 4-5 लेक्चर, एक हफ्ता सिर्फ अदर लॉ पे निकाल देने का। एक हफ्ता अदर लॉ पे निकला तो एक 12 मार्क खत्म ना रहे, इधर 60 मार्क तेरे को कितना टाइम जाएगा, इधर एक हफ्ते में तो 12 मार्क खत्म करते जाएगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। वो तू मेरे पर छोड़ दे, मतलब तू मत मेरे को बता कैसे मैं पढ़ाऊं, मैं पढ़ा दूंगा। बस मैं तेरे को क्या चाहिए लास्ट डे पे, तेरे को ये सब याद आना चाहिए, तेरे को सब लिख के आना चाहिए, तेरे को लिखते आना चाहिए, तेरे को आंसर लिखते आना चाहिए। और याद रखिए कभी भी क्या करिए, देखो वर्जन 2 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन 1, इज ऑलवेज इफेक्टिवनेस। आई आल्सो इंप्रोवाइज, ये सब चीजें मेरे को इंप्रोवाइज वैसे ही आती है, लाइफ में भी वैसे इंप्रोवाइजेशन है। तो उस पॉइंट पे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहीं पर भी वरी मत करिए, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर होगा। इसका फॉर्मेट एक तरीका, ये तो हुआ अपना ये पॉइंट का। अब इसके साथ में और 2 चीज, अपना फॉर्मेट ऐसे ही होगा, मंडे टू फ्राइडे अपने लेक्चर रहेंगे, ओके। सैटरडे ऑफ होगा, संडे ऑफ होगा। इसका मतलब सैटरडे संडे दोनों मजे मारने वाले दिन है नहीं, ओके। पहला और दूसरा हफ्ता मैं अडेप्ट करवा रहा हूं, अडेप्ट करवाने का। 3rd वीक से अपना हर सैटरडे टेस्ट सीरीज होगा, एवरी सैटरडे, ओके। जो अपना क्यूमुलेटिव, अभी पहला हफ्ता तो अपना कंटेंट डेवलपमेंट है ना, 2nd वीक में कंटेंट डेवलपमेंट है, 3rd वीक में अपना कंटेंट मैच्योर होएगा, ओके। यानी 14 लेक्चर 15 लेक्चर के बाद आपके पास मैच्योरिटी आती जाएगी, और जैसे ही वो आएगी, ओके, 3rd वीक से आपका एवरी सैटरडे चैप्टर वाइज हो, क्यूमुलेटिव हो, मैं डिसाइड करूंगा। पर वो मैं मंडे को बता दूंगा कि ये हफ्ते में कौन सा टेस्ट होगा, और डेफिनेटली वो हफ्ते का नहीं होगा, वो हफ्ते के पहले वाले हफ्ते का होगा। मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज, द मैच्योरिटी लेवल विल बी द अर्लियर वन, एंड इट मे हैपन कोई हफ्ते अपन सिर्फ चैप्टर का रखे, या अपन सिर्फ वो हफ्ते का पढ़ा उतना ही रखे, और ऐसा हो सकता है कोई वीक में अपन क्यूमुलेटिव करे। पर कोई वीक में मतलब आप समझ रहे हो, 2 महीना हो गया, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो पूरा एक साथ में टेस्ट रहेगा। तो एवरी सैटरडे संडे ये सिनारियो रहेगा, ओके। सैटरडे के टेस्ट सीरीज में, ओके, मैं रहूंगा ही, ओके, और उसका सॉल्यूशन अपन मंडे ट्यूसडे डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली टेस्ट सीरीज एक आउटकम है, तो 3 चीजें, तुम्हारा लिखने का कार्यक्रम 3 जगह खत्म होता है। एक तो क्लास में लिखने का हो जाता, दूसरा पॉइंट आपको क्वेश्चन बैंक का हो जाता, और तीसरा पॉइंट टेस्ट सीरीज में। सर अगर लेक्चर मिस हो गया तो पहली चीज तो 7-8 लेक्चर तो अपने यूट्यूब पे ही रहेंगे, ओके। अप्रोक्सीमेटली ये तो 7-8 लेक्चर तक जाएगा, यानी पहला ये हफ्ता और अगले हफ्ते का मंडे ट्यूसडे तक। उसके बाद आपको ऑलरेडी पता है बैकअप आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 100% बैकअप अवेलेबल है, यानी बैकअप का कोई फिल्टर नहीं है, बैकअप 100% अवेलेबल है, 1.5 व्यूज अवेलेबल है, ओके। और उसमें लाइव एक्सेस भी होगा। लाइव एक्सेस मतलब आपको ये समझना जरूरी है कि बाई चांस अगर गलती से कहीं पर मिस हो गया, मिस होना मतलब क्या बोला, मिस मतलब मिस नहीं हो गया, तू किधर भाई यार एग्जाम्पल आज तबियत डाउन है, आज बैठना है, ये हो गया, गलती से कुछ हो गया, प्लस माइनस है, तबियत डाउन ही है, वो किस हो गया, तो डेफिनेटली लाइव एक्सेस तो है ही, जैसे लाइव देखते हैं वो फाउंडेशन में आपने किया ही होगा कि नहीं, कि फाउंडेशन पूरा ऐसा फेस लाइव एक्सेस पता था ना, लाइव, वैसे आप लाइव एक्सेस वाला पॉइंट है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा उस वो जो चीज है उसका बेनिफिट तब लो जब वो वर्स्ट की सिचुएशन हो, क्योंकि है ना कंसिस्टेंसी का इशू आ जाएगा, जो मैंने आपको वापस बताया। और मैं आपको वापस बता रहा हूं, आप मैं बड़े भाई के हिसाब से बोल रहा हूं, अगर आपने को फर्स्ट एंड में क्लियर होना है तो सबसे पहला प्रिंसिपल बिठाना है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को बिठा के रखो, कंसिस्टेंसी आपने छोड़ी, यू आर वल्नरेबल, यू आर मेकिंग मी ऑल्सो वल्नरेबल, क्योंकि साला तुम खराब तो मेरा भी रिजल्ट खराब ना रे, मेरा रिजल्ट ही तो तुम हो, अरे मेरा अगले एडमिशन भी तुम ही हो भाई, तुम्हारे ऊपर मेरा अगला मॉडल बिजनेस मॉडल निर्भर है। तो तुमको साला तुमसे ज्यादा मेरे को कंसर्न है कि तुमको 60 है यार, मेरे लिए तो 60 है, मेरे को लिस्ट 60 की देनी है। इसमें होगा 80 90 वाले हो जाएंगे। 300 वाले कौन कौन है रे फाउंडेशन वाले? 1 2 3 और 4 जन, 300 प्लस 200 प्लस सब और वापस बढ़ रहा हूं, मैं वो पॉइंट पे है ही नहीं, अपन सब मजाक में कर रहे हैं। 200 आया बस हो गया, अपन ना सी है ना। मेरे को आज बताओ, कोई पूछा क्या तेरे को कितना टाइम लगे? कोई पूछ रहा है? कोई भी नहीं पूछ रहा। अरे अमित आदर तुम्हें कितना टाइम लगा? 5 टाइम। कोई पूछ रहा है? नहीं। और दूसरी और एक कहानी बताओ तो तुम्हारे साला लाइफ में तुम इमेजिन नहीं करोगे,
बीकॉम फेल हूं मैं। नसीब जब खराब रहता है ना तो सब खराब रहता है। जब चौथा अटेम्प्ट इंटर का फेल हुआ ना, फोर्थ अटेम्प्ट, तब बीकॉम भी फेल हो गया, इकोनॉमिक्स, प्रश्न सर, मतलब तब वो नहीं था, मतलब मैं तब वो भी किधर इकोनॉमिक्स दे रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। फेल हुआ मतलब इमेजिन करो, मतलब क्या लाइफ है। बीकॉम मतलब अगले अटेम्प्ट में बीकॉम क्लियर होना, फिर वापस इंटर का फिफ्थ अटेम्प्ट क्लियर होना, फिर फाइनल क्लियर होना, और आगे के बाद इतनी डिग्री का पॉइंट। फिर आज कोई पूछ रहा नहीं है। ओके, चीजें अलग अलग होती जाती है, ये पॉइंट है। आप इमेजिन थोड़ा सा देखो ना, टेंथ में आपने घर वालों ने क्या बोला था, मरवा ले एक बार, लाइफ सेट है। हुआ सेट? मेरे को टेंथ पढ़ते हुए घर वालों ने क्या बोला था, ये बोला था ना घर वालों ने, क्या बोला, आखिरी बार पढ़ ले टेंथ में। फिर टेंथ के बाद उन्होंने और एक झांसा दिया ट्वेल्थ में, मेहनत कर लो बेटा, लाइफ सेट है। फिर कौन सी लाइफ सेट है? ओके, और याद रख, सीए कोर्स में है ना, तो तेरे पूर्व जन्म के पाप है, तेरे को इस साल में उसको क्या करना है, भुगतना है, मतलब बैलेंस करना है। मालूम है ना, वो एक पाप और पुण्य बैलेंस करते हैं, वो अपने को बैलेंस करना था, बैलेंस करने के लिए बना है, ठीक है। बट नेवरदलेस जोकिंगली पॉइंट है, अगर आप उसको बैलेंस नहीं करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, आपके ऊपर है, वो आपका अप्रोच के ऊपर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर आप सही अप्रोच से जा रहे हो तो देयर इज नथिंग टू वरी। सही अप्रोच मतलब मैंने जो आपको बताया, एक बेसिक अप्रोच, जिसका सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि यू जस्ट बैलेंस द थिंग। जितना आप बैलेंस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा मालिक। ओके, और लॉन्ग टर्म पे अच्छा होगा, शॉर्ट टर्म तो नहीं, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म देखते रहिए, लॉन्ग टर्म अच्छे से रखिए, बिकॉज अल्टीमेटली अपने को लॉन्ग टर्म ही चीजें निकालनी है। तो जैसे मैं आपको ये बता रहा था, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओके, तो अपने फॉर्मेट, 2-3 फॉर्मेट आपको समझ गए। अपना लास्ट डे ऑलमोस्ट मई एंड रहेगा, हो सकता है उसके पहले खत्म हो जाए, पर मई एंड का अपना लास्ट डेट का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। ओके, जो मैंने सारे कैलकुलेशन बिठाए, तो मई एंड तक अपनी बैचेस, ये बैच खत्म हो जाती है, मई एंड तक सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, आपको टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट बता दिया। ओके सर, इसके बाद कोई टेस्ट सीरीज वगैरह, तो टेस्ट सीरीज तो अभी हर हफ्ते है ना, अभी और क्या टेस्ट सीरीज है, मतलब अभी क्या मर जाएगा क्या टेस्ट सीरीज में? पर तेरे को ये बता रहा हूँ, बहुत एक्सेसिव हो जाएगा तेरा काम। इसके अलावा मेरे को कुछ और करना है क्या? इसके अलावा बस तू मेरे देख, जब तक तू मेरे जुरिडिक्शन में है ना, जुरिडिक्शन मतलब तू मेरे को दिख रहा है, तब तक मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मेरे से निकलने के बाद, उसके बाद है ना, तेरे को वो करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, मई खत्म होने के बाद है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ओके, वापस अपने को, नहीं तो क्या सर कुछ होएगा नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूं, अक्टूबर में जब वापस लॉ पढ़ने बैठेगा ना, तेरे को याद सब आएगा, लेकिन वापस 100 घंटे डालेगा। मतलब है क्या? तो ऑलरेडी क्लास में मरा चुका है इतना। तो वो अगर कम टाइम करना है ना, तो यू नीड टू हैव समथिंग, सम टेक्निक्स, एंड दैट टेक्निक्स नीड टू बी टेकन केयर आफ्टर द क्लासेस एंड। अब उतना रखिए। बाकी अकाउंट्स के अगले दिन पे मैं एग्जामिनेशन को भी एलडीआर में शाम को रहूंगा तुम्हारे साथ। अकाउंट्स के शाम को मैं ऑल टुगेदर ऑनलाइन आके पूरा रिवाइज करा दूंगा, उसमें भी टेंशन नहीं है। बस तुम सिर्फ अनलेस अंटिल कुछ ना हो, मतलब पता नहीं चलेगा तो क्या है, मतलब एग्जाम पर जोकिंगली बता रहा, बट लॉजिक है, एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस ना हो तब तक कुछ नहीं है। बट ये पॉइंट रहता है कि अपन लास्ट तक है, बस तुम मेक श्योर यू सर्वाइव विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो आज के फॉर्मेट में, ओके, अपन ने ये स्ट्रक्चर बिठा दिया, अपने को ये मालूम पड़ गया। ओके, तो अब आज के फॉर्मेट में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, ओके, देख थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे थे कंपनी लॉ का। जैसे अदर लॉ में कितने चैप्टर है अपने पास? 4। एवरीबडी क्लियर विद 4 चैप्टर? 4 चैप्टर के नाम क्या है अपने पास? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल, जनरल टीजीसीए, इंटरप्रिटेशन। ओके, तो अपन अभी सबसे पहले, वैसे तो मैं कल जब चालू करूंगा, आज अपन खाली बैकग्राउंड ले रहे थे, कल अपन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद अपने को एक बेसिक आइडिया आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर बैठेगा, एंड सो ऑन, अपन आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो अपने लिए रहेगा, या पहला कॉन्सेप्ट जो अपने को समझने का रहेगा, ओके, दैट विल बी अबाउट कंपनीज एक्ट। ओके, तो कंपनीज एक्ट अपने सिलेबस में कितने मार्क्स का रहेगा? 60। ओके, एंड अदर लॉ 40। तो 60 एंड 40 का पोर्शन कैसे डिवाइडेड है, इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं आज। ओके, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आज के लिए और आज के दरमियान के लिए, एंड दिस बैकग्राउंड डेफिनेटली विल बी अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड फॉर टुमारोज लेक्चर एज सच। देयर आर 2 सेक्शन फॉर सीए इंटर लॉ। सीए इंटर लॉ 2 सेक्शंस किस हिसाब से? ओके, इंटर लॉ की बात करें, 2 सेक्शन किस हिसाब से है मालिक? इंटर लॉ की बात करें, 2 सेक्शन किस हिसाब से है? पहला सेक्शन है सेक्शन ए, और दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी। ओके, नाउ लॉ, अदर लॉ, कंपनी लॉ की बात नहीं कर रहा मैं। सेक्शन ए आपके लिए रहेगा, दैट इज कॉल्ड एमसीक्यू, एंड सेक्शन बी रहेगा, दैट इज कॉल्ड थियरी।
जब सेक्शन ए की बात करें एमसीक्यू, ओके, आउट ऑफ 100 मार्क्स, ओके, हाउ मेनी मार्क्स, हाउ मच मार्क्स एमसीक्यू विल बी देयर? 30। सर अगर 30 मार्क्स एमसीक्यू है, इसका मतलब क्या 30 मार्क के 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे? जरूरी नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चंस कैन रेंज फ्रॉम 20 to 25. There will be certain MCQ which will be of 2 marks and there will be certain MCQ which will be of 1 mark. तो कोई भी कहां से भी 20 से लेकर 25 के बीच में आप लैंड करोगे एमसीक्यू को लेकर। 20 से 25 एमसीक्यूज ओके आ सकते हैं, यानी अपने को ये सॉल्व करना है। क्या पहले सॉल्व करना, क्या बाद में सॉल्व करना है, इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं, आज थोड़ा ना सॉल्व करना है। लेकिन जस्ट बैकग्राउंड आ जाए कि भाई एमसीक्यू है, यानी अब एमसीक्यू की संभावना या एमसीक्यू की तैयारी कैसे होगी, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। एमसीक्यू की तैयारी करने के लिए तुम्हारे घर के एफर्ट्स लगते ही नहीं है। तुम्हारा एमसीक्यू की तैयारी सिर्फ क्लास में ही होती है। क्लास में एक्टिव रहे तो ये तैयार हुआ। क्लास में आपने डीए छोड़ी, यानी 11:30 से 1:30 वाला लेक्चर तुमने गेम बजाया, तुम्हारा 30 मार्क का गेम बजा। रीजन सिंपल है, अरे ये पढ़ने से नहीं होता है, ये अपने को इंटरप्रिटेशन से कुछ पॉइंट से आता है, और एमसीक्यू डायरेक्टली नहीं आएगा। ओके डाउट है ऐसा, प्लीज ये बताना, अरे ऐसा ऐसा बताना, क्या बताना, आगे अरे ऐसा ऐसा एमसीक्यू नहीं रहेगा मालिक। आपका एमसीक्यू जो आएगा उसमें भी एप्लीकेशन बहुत भारी करना पड़ेगा। और मैं एप्लीकेशन जब भारी करने की बात कर रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ऐसा भी हो सकता है दो ऑप्शन तो आपको डायरेक्टली लगे, ये भी है ये भी है साला। ओके आपको उस टाइम पे बरोबर जजमेंट लगाना होगा जो तुम्हारा जजमेंट नहीं है, लॉ का जजमेंट है। पर वो पूछते वक्त बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक एज पर योर ओपिनियन व्हाट इज करेक्ट। मतलब तेरे को बोलेंगे क्या मांग रहे तेरे से, तेरा ओपिनियन, लेकिन तेरी ही मारेंगे क्योंकि तेरा ओपिनियन नहीं चाहिए मालिक, तेरा ओपिनियन नहीं चाहिए। एंड वापस मैं बोल रहा हूं, मतलब आप सिर्फ मेरे से इमोशन कंटेंट लेने की कोशिश करो, और आप बोलोगे सर लैंग्वेज को चेंज करो, ओके ये ऐसा करो, आप कैसे बड़बड़ करो, ऑप्शन ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता सर आपको क्या, आप अपने बेटी या बेटे से ऐसे ही, तू मेरे बेटी से बात कर तो तेरे को समझ में आ जाएगा। याद रख, ओके जिसकी फैक्ट्री खराब है उसका माल तो, गोडाउन का माल तो अपना तो अरे अपन तो अपनी ये मेरी बेटी को मेरी बीवी संभाल रही है, सुधार रही है, उसको बोल रही है उसको मत समझा ऐसा वैसा, मतलब मैं तो उसका वो उसकी लैंग्वेज भी अभी थोड़ी बहुत ऐसी है। मेरा बेटा तो पूरा टपोरी था, तीसरे अभी मतलब 4 साल का होएगा, उसमें अब भी से उसमें ये लक्षण दिख रहे हैं। ऐसा है, ऐसा एक मेरे अंकल है, मतलब जो वो थोड़े से टकले है, तो उन्होंने विग लगाया, मतलब ऐसे थोड़ा सा विग लगाया, ऐसा है। तो ये भाई साहब कुछ 7-8 दिन पहले जब मैं बॉम्बे गया था, उस टाइम पे दुकान में गया, वो दुकान में बैठा था एक अंकल, टकल मतलब बाल गए हुए थे, ओल्ड एज पर्सन थे। बोलते अंकल आप टकले दिख रहे हो। बोले सही नहीं है, बोले मेरे अंकल भी एक टकले है, उन्होंने विग लगाया, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप भी विग लगाओ। ऐसे 4 साल का टीचरिया बोल रहा है, उसको क्या झेप रहा है, पर ये समझा संगत का सर। मैंने आपको क्या बोला, 2-4 दिन के बाद या तो तुम मेरे जैसे हो जाओगे, बस यही है, मैं तो जैसा नहीं गया और रिजिडिटी खत्म हो गई, तो ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसा है, तो अगर किसी को ये बुरा लग रहा होगा लैंग्वेज का, तूता ऐसा लग गई, एक वर्ड है, कॉमन वर्ड है, और ये मुंबई के कॉमन वर्ड है। ऐसा हो सकता है किसी मतलब सोफिस्टिकेटेड फैमिली, तो मेरी भी सोफिस्टिकेटेड ही है, फैमिली वही है, फैमिली का एक बंदा ऐसा है, तो वैसे अपनी दूसरी फैमिली भी ऐसा हो सकता है, फैमिली सोफिस्टिकेटेड बंदा वैसा, तो अपन कर लेंगे, टेंशन मतलब। बस मेरे को मालूम है मेरा टारगेट क्या है, घर वाले मेरे से मिलने आने चाहिए। इसलिए एक चीज तू नोट कर, कभी भी एडमिशन होता है ना, मैं फर्स्ट डे में कभी नहीं बैठता, पेरेंट्स से मिलते नहीं मैं, तो देख कभी भी मैं एक्सपोर्ट के ऑफिस में बैठते नहीं, ये लोग 50 बार बोलते हैं, मैं बैठते नहीं, क्योंकि मैं बैठा ना वो चला जाएगा, बोलेगा अरे भाई इसके हाथ में मेरा बेटा बेटी नहीं देने का बोले कौन है वो क्योंकि अपन ऐसा मतलब अपना वो ऐसे ही रहेगा ना, ऐसा वो ऐसा चेंज होगा नहीं। अदब है, पैर वैर पड़ता, मैं तो सब करता भाई, लेकिन पर वो कितना भी कहा तो दिक्कत है मालिक। और मैं मालिक यूज कर रहा हूँ, मालिक मतलब कौन मालूम है ना, मालिक मतलब साईं बाबा नहीं रे, भगवान है, तुम लोग। मैं जो बोलता समझे ना मालिक, तो मालिक मतलब मैं तुम्हें मतलब मैंने पूछा समझा क्या मालिक, तो तू ऐसे गणपति बप्पा देखो ना, ये आपको बोला ऐसा, मैं तुमसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ मालिक, समझ में आया ना मालिक, तो मालिक का ध्यान रखना, मालिक ऐसा है। तो कुछ चीजें ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। मतलब अगर किसी को ऐसा लग रही है, ऐसा वर्ड है, पर
कुछ नहीं कर रहा, फोटो देखना, इससे मालूम पड़ेगा लग रही है, ऐसा याद में रहेगा। फोटो देख के समझ में आ रहा है आदमी ये क्या है, साला लग रही है, बट नेवरदलेस लग रही है। तो एमसीक्यू तेरा खाली क्लास में होगा, तू घर पे जाके सोच रहा होगा मैं एमसीक्यू करूंगा, सर आपने दिया ना होमवर्क एमसीक्यू वाले, अरे ठीक है वो तू कर भी लेगा ना तो भी तेरे को वो कुछ सॉल्व होंगे, तेरे पास टेक्निक नहीं आएगी सॉल्व करने की, तेरे पास वो कैपेबिलिटी चाहिए, अपने को रिसोर्स है तेरे पास, रिसोर्स मतलब ये सब है तेरे पास, लेकिन इसके बाद कैपेबल कैसे होगा तू? कैपेबल होने के लिए क्लास ही रहेगा। कैपेबिलिटी, वी नीड टू डेवलप दैट कैपेबिलिटी टू अप्लाई दिस ऑल रिसोर्स टू इन योर एग्जामिनेशन। तो ये ध्यान रखिए, आत्मा क्लियर? तो पहला पॉइंट है एमसीक्यू 30 मार्क्स। तो अपना टारगेट ये होना चाहिए कि एमसीक्यू ही तोड़ स्कोर हो जाए। यानी ये मैं किसके लिए बता रहा हूं? जिसको 100% 80 70 80 लाना है, क्योंकि जो बचा हुआ 70 मार्क्स है, आप इमेजिन करिए 70 मार्क्स, अगर 70 मार्क्स में से साला अपन 30 40 मतलब ये लेके आ जाए तो आप मार्क्स स्कोर करना कितना आसान है। अरे मैं 50% की मार्क बोल रहा हूं, जबकि मैं 50% की टारगेट भी नहीं रख रहा हूं, क्योंकि ये तो मैं क्लास में कवर कर लूंगा, लेकिन अरे भाई तुम्हारी टेस्ट सीरीज क्यों ले रहा हूं? इसके लिए। तुम लिख क्यों रहे हो? ये 70 मार्क के लिए। तुम घर पे जाने के बाद रिवाइज करने क्यों बोलूंगा? 70 के लिए। यानी अपन किसके ऊपर हार्डवर्क कर रहे हैं एक्चुअली? 70। तो 30 के ऊपर अपन हार्डवर्क नहीं करेंगे, 30 के ऊपर अपन स्मार्ट वर्क कर रहे हैं क्लास में, और हार्डवर्क किसके लिए करना है? 70। और वो 70 में से अगर अच्छा खासा निकल गया ना भाई, अगर तुमने टेस्ट सीरीज बरोबर शिद्दत से दी, हर सैटरडे तुम बरोबर बैठे, जितना आ रहा है उतना, जैसा आ रहा है उतना, ओके, पर वो जितना आ रहा है उतना मतलब ऐसा नहीं कि एक ही आंसर आ रहा था खत्म, ऐसा, अरे पढ़ के आ भाई कुछ तो ऐसा, पर अच्छे से शिद्दत से तू कर इतना सा, ये सारा काम सही होगा, सारा स्ट्रक्चर सही होगा। ओके, ये पॉइंट पे अपने को ध्यान देना है। आत्मा क्लियर है एवरीबॉडी? ये पॉइंट पे अपने को ध्यान रखना है। तो अपने लिए 70 मार्क का थियरी, ओके, 30 मार्क्स है एमसीक्यू। अपने पास कौन सा डेटाबेस रहेगा पिछले ये सारे अटेम्प्ट्स का? ओके, यानी अगर मैं पिछले 2018 से लेकर अभी तक का डेटाबेस निकालूं, डेटाबेस मतलब अटेम्प्ट्स, तो अपने पास जो डेटाबेस रहेगा वो मार्किंग स्कीम बोलो या कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना क्या रहेगा, ये सब किस पे निर्भर रहेगा? ओके, एमसीक्यू पे नहीं रहेगा, ये किस पे रहेगा? खाली थियरी। तो हाल फिलहाल तो अगले पड़ाव पे मैं जा रहा हूं, मैं ये आपको बता रहा हूं, ये 70 मार्क का डिवीजन क्या है। ये 70 मार्क का क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, एंड दिस क्वेश्चन 1 इज ऑफ 19 मार्क्स, कंपलसरी है। इसकी वजह से और दिक्कत आ रही है कि देखो, ये 30 मार्क्स तो कंपलसरी हुआ कि ऑप्शनल है? कंपलसरी है। उसके अलावा 19 भी कंपलसरी हो गया, यानी अपने लिए कितना कंपलसरी हो गया? 50, यानी 50% सिलेबस इज कंपलसरी। तो मेरे को पता है इसमें अगर तू फिल्टर भी करना चाहेगा तो लग जाएगी तेरी, क्योंकि ये कंपलसरी है। और तू जैसी कंपलसरी हो रहा, मैं ऊपर बोल रहा हूं प्रॉब्लम किधर है, मैं किधर सेटिस्फाइड कर रहा हूं, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, अरे तुम साला तुम प्रैक्टिकली सोचो, तुम अरे अकाउंट्स को 200 घंटे दे रहे हो, कॉस्टिंग को 200 घंटे दे रहे हो, डायरेक्ट टैक्स को 250-300 घंटे दे रहे हो सालो। अबे 300 घंटे के बाद उधर उतना एफर्ट्स करने के बाद मार्क्स क्या? अरे उसमें 150 घंटे में उतने मार्क्स मिल रहे। अबे मैं वो बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इनपुट एंड आउटपुट रेशियो देखो ना, तो उसको लाने के लिए यार आराम से आ जाता। तो ये 19 और ये 30, इसका गेम पहले करो, इनको अपने हाथ में लो, ये बचा है। तो 19 मार्क्स, अब ये 19 मार्क्स का परमुटेशन कॉम्बिनेशन मालूम है क्या? ए बी सी डी ई एफ, जिसमें से ए बी सी डी कंपनी लॉ, ई एफ अदर लॉ। यानी तू समझा? यानी अगर तूने कुछ भी सोचा कि ये इतना ही कर लूं 60 आ जाएगा सर, मेरे को कौन सा कंपनी लॉ कर लिया 60 आ जाएगा, गया, अबे गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा खाली कंपनी लॉ का क्वेश्चन आएगा या खाली अदर लॉ का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन 1 कंपलसरी हुआ, फिर उसके बाद आता है तेरा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, और ये चारों क्वेश्चन ए बी सी डी ई। Okay, and every question will be of 17 marks each. Okay, 17 marks each, जिसमें से attempt any 3 अटेम्प्ट कर लीजिए, तो कोई भी 3 करिए, यानी कितना ऑप्शनल है अपने पास? 4। ओके, 4 में से कोई भी 3 करिए, जिसमें से हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का? 17। अब ये जो 17 मार्क का क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई, यानी यार इट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो भी होगा, ए बी सी कंपनी लॉ, डी ई अदर लॉ। ऐसा हो ही नहीं सकता ए बी सी डी ई कंपनी लॉ, ए बी सी डी ई अदर लॉ, ऐसा है ही नहीं। इसीलिए कोई भी एक लॉ छोड़ा तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा।
तो तेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि कंपनी लॉ एंड अदर लॉ, कहीं पर भी ये छोड़ ही नहीं सकते, मतलब ऐसा एरिया है ही नहीं सर। ओके सर बहुत डिफिकल्ट है या क्या है, कुछ डिफिकल्ट कुछ भी नहीं रहेगा, खाली है ना आप इंटरप्रिटेशन पे अच्छे से ध्यान रखना। मैं वापस बोल रहा हूं, ये अगर आपने कंट्रोल में लिया, ये पूरी बुक नहीं है मैंने बताया ना, इसे हार्डली इसमें से इतना, हार्डली इतना, पर अंदर राइटिंग छोटी है। हाँ हार्डली इतना लग रहा है पर वो राइटिंग इतना है। ये हार्डली इतने को, ये इतने को अपने को 80 घंटे लगते हैं, 80 आवर्स का इतना है, पर ये 80 आवर्स ये इंटरप्रिटेशन, ये इसका डिस्कशन, ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर ये आपने सही कर लिया आपके कंट्रोल में है तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अदर लॉ सबको आ जाता है। अदर लॉ तू कर या कोई बाजू में बैठा वो करे, या इंडिया में कोई भी स्टूडेंट लॉ दे रहा होगा वो करे, अदर लॉ उसको जम जाता है। अदर लॉ में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम जाएगा, ओके ये जम जाएंगे, पर एक हाथ दो पॉइंट है लॉ का पॉइंट, लेकिन लॉजिक है। तो अपने को जो कंट्रोल लेना है, देखो जो सबको आ रहा है वो तुझको आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने को वो भी आना चाहिए जो उनको नहीं आ रहा है, तब जाके तुमको मार्क्स अच्छे मिलते भाई। क्योंकि अगर 10 पेपर एग्जामिनर चेक कर रहे हैं ना, मैं एग्जामिनर हूं, 10 पेपर चेक कर रहा हूं ना, तो मैं किसी को एक्स्ट्रा मार्क क्यों दूंगा? ओके एक्स्ट्रा फॉर मार्क फॉर गुड हैंड राइटिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता इधर, अफसरा पेंसिल, ये समझा, ये इधर लॉजिक नहीं बैठता, ये इधर लॉजिक नहीं बैठेगा तो सर फिर इधर क्या कर, कंटेंट, कंटेंट अच्छा करो। फिर कंटेंट कौन सा अच्छा करो? जो सब नहीं लिख रहे वो अपन लिख रहे हैं, जो सब लिख रहे वो तो तू भी लिख रहा है, तो कौन सा है तेरे को जो एवरेज मार्क उसको देगा, वो एवरेज मार्क तेरे को भी मिलेगा। जो वो नहीं लिख रहे और तू भी वो मतलब वो लिख रहा है, तो बस अपने लिए कह जाएगा बस। तो उसके लिए थोड़े से मतलब वही है, एक दो दिन में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 2 से 3 दिन के अंदर, बट टू द एक्शन ये पार्ट रहेगा। ओके तो मेरे ख्याल से आपको ये बैकग्राउंड समझा कि मार्किंग पैटर्न क्या है। ये है 30 मार्क्स से एमसीक्यू के अपने पास कौन से चैप्टर से कितने मार्क का आता है ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे, और इवन आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर कितने मार्क के लिए आया सब दिया हुआ है, लेकिन है ना इसको इनिशियली ना सब इग्नोर करो, क्योंकि आप है ना स्टार्टिंग में करोगे ना तो आपका परसेप्शन आएगा कि ये चैप्टर अच्छे से कर लो, ये चैप्टर छोड़ दो, यार ये चैप्टर आ रहा है, भले आपकी नजर जाए पर वो नजर को इग्नोर करो। क्योंकि है ना क्या होता है फिर आप क्या होगा परसेप्शन में, एक चैप्टर है यार ये खाली 4 मार्क का आता है, ये चैप्टर तो कभी आता ही नहीं है, ये चैप्टर तो सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, छोड़ देते हैं या रिस्क लेते हैं, या मेरा लेक्चर चलोगा चल आज ब्रेक ले लेते हैं। ओके और इंपैक्ट भयंकर होगा इसका, इंपैक्ट क्या भयंकर होगा, इंपैक्ट भयंकर, इंपैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, भयंकर इंपैक्ट का क्या होगा। ओके ऐसा ना हो जाए तेरे अटेम्प्ट में वो 8 मार्क का आ जाए, सरप्राइज तेरी तो लग गई। ओके समझ में? अरे क्या करेगा तू, अरे एग्जाम में तू छोड़, अरे वहां कसम ये तो सर ने बताया था पहले पेज में लिखा था सर ये तो एक 4 मार्क के लिए आता ही नहीं है कभी कभी, अरे मां कसम 2 क्वेश्चन। इसीलिए पहला जो प्रिंसिपल है वो भूलो मत, क्या 100%। अब 2 प्रिंसिपल पकड़ के बहुत अच्छे से चलो। ओके 100% सिलेबस लिखने का, अब 2 कर लिए, मां कसम बोल रहा हूं, मां कसम रेस टू 10 मेरी गारंटी। अगर आप ये 2 चीज कर रहे हो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कोई रोक ही नहीं सकता, गारंटी। हाँ पर वो लिखने का, सही लिखने का नहीं, सर ने बोला लिखने का तो ऐसा इनक्रिप्टेड नहीं लिखने का। तो भारत माता की जय, ये अपना पहला पैटर्न है, पहला पेपर पैटर्न ये है। ओके अपन कल आज अपन इस पॉइंट पे अपन अपडेट करेंगे, 2-3 चीजें अपन समझ लेते खाली। ओके सर कल अपन चालू करेंगे कंपनी एक्ट। ओके कंपनी एक्ट का बेयर एक्ट है, जिसको बेयर एक्ट जिसने ले लिया एडमिशन ठीक है उनको बेयर एक्ट तो मिल ही जाएगा, जिसने नहीं लिया मैं बेयर एक्ट की एमसी की वेबसाइट का एक कॉपी मैं शेयर कर दूंगा। ओके अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल से आप एक्सेस कर सकते हो। मेरे को बेयर एक्ट स्टार्टिंग में चाहिए, बेयर एक्ट के साथ में मैं लिखाते जाऊंगा, आप लिखाते रहिए। ओके लिखने का रहिए सर। इसके अलावा आपको नोट टेक्स्ट बुक क्या लगेगी, टेक्स्ट बुक ये लगेगी, पर मेरे को टेक्स्ट बुक स्टार्टिंग में पढ़नी नहीं भूलूंगा, स्टार्टिंग में मैं आपको मैं मेरे साथ ही रहेगा, मतलब स्टार्टिंग में मैं नहीं बोलूंगा तू आगे पढ़, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को तेरे साथ कंफर्ट जोन लेना है, तेरे को मॉडल बताना ना मेरा, फिर इसीलिए तो एक आध हफ्ता आप ये टेक्स्ट बुक और ये 2 चीज तो कैरी करिए एक आध हफ्ते के लिए। ओके यार ये थोड़ा वजन रहेगा, पर इसके साथ और एक नोटबुक जिसमें मेरे को लिखाना रहेगा, ये मेरे को आपके साथ साथ पढ़ने का सिखाऊंगा। उसमें क्या कारण है क्या नहीं है क्या है मैं आपको सब बताऊंगा, क्योंकि कुछ रूल्स है, ये एक्ट है, रूल्स नहीं है इसके अंदर। अब एक्ट रूल्स ये सब समझना पड़ेगा अपने को अभी फाउंडेशन जैसा नहीं है कि ठीक है कोई सेक्शन नंबर याद नहीं रहा ठीक है जाने देना यार। ओके एज पर वन ऑफ द सेक्शन, ऐसा इधर लिखा ना तो एज पर वन ऑफ द मार्क्स,
ओके, तो इधर अपने को मैं बस बोल रहा हूँ, तुम ये सीरियस हो तो ही ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे लिए तुम या मेरा पिछला बैच, ये दोनों बैच मेरे लिए मैटर है। मेरे को 60 चाहिए, बात खत्म है। मेरे को कोई लेना देना भी नहीं तेरे को कैसा आ रहा है, नहीं मेरे आगे के आउटकम निर्भर है। तो मेरा आउटकम, और आउटकम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है रे भाई, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, ये है भाई। तो बहुत ये पॉइंट दिमाग में रख लेने का, एकदम एकदम स्टूडियोज बच्चा नहीं बोला मैंने, स्टूडियोज बन के भी मत आ। अगर ये स्टूडियोज भी रहेगा तो तू देख ले भाई, स्टूडियोज नहीं चाहिए अपने को। स्टूडियोज नहीं सर, मैं तो सिर्फ पढ़ूंगा, नो नो, मैं स्टूडियोज भी नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन कंसिस्टेंट। तो पहले 4-5 लेक्चर अपने लिए दोनों बुक लानी है, उसके बाद मैं जैसे जैसे अडॉप्ट करवा दूंगा बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीक तक अपन चैप्टर 2, पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 डेफिनेशन का चैप्टर है, मैं बता दूंगा कल उसमें, तो चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। ओके, डेफिनेशन वाले चैप्टर को स्टार्टिंग में नहीं करते, जो किसी किसी चैप्टर के साथ में खत्म होता जाएगा, बताते जाऊंगा। तो ये होएगा, फिर एक ब्रेक लेंगे मतलब कंपनी लॉ से अदर लॉ का एक छोटा सा लॉ कर लेंगे, फिर एक 2 चैप्टर कंपनी लॉ के कर लेंगे, फिर एक आध अदर लॉ का काम कर लेंगे। तो अपने को टेस्ट सीरीज देते वक्त भी काम अच्छा होगा और याद रखने के लिए भी आसान होगा। ओके, एंड स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये ध्यान रख लीजिए प्रिंसिपल। अगर आप एक दिन में सब याद रखने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ करोगे। ओके, घाई मत करना, बस घाई मत करना, क्योंकि अपने इसमें सबसे पहले क्या तैयार करना है, लॉ पढ़ना। लॉ पढ़ना मतलब आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस लॉ, अपने को लॉ, ये लॉ पढ़ना आना चाहिए, मेरे को आना चाहिए क्या बोलना चाहता है ये। ओके, तो और कुछ पूछना है आपको तो बताइए, आपके एंड से कुछ क्वेरी रही तो आप मेरे को बताइए, अदरवाइज आज ये पॉइंट पे एंड करते हैं। और मैंने आपको बताया 7 दिन तक अपना लेक्चर का टाइमिंग क्या रहेगा, 7 दिन या 8 दिन, मतलब डिपेंडिंग मेरा मॉर्निंग का जब तक बैच चल रहा है। अपन 11:30 को चालू करेंगे, 11:30 से लेकर 1:30 मेरे को डेडलाइन दी, 1:30 डेडलाइन दिया है, क्योंकि कभी कभी मेरा आगे पीछे होता है, तो 1:30 मेरे को डेडलाइन दिया गया है, क्योंकि अगला लेक्चर वापस कितने बजे का है, 2:15 है ना, तो तुमको 40-45 मिनट्स खाने के लिए चाहिए। तो हावड़े जैसे तो काम करेंगे अपन ना, मेहनत भी तो करेंगे तो खाऊंगा, अच्छा ठूसेगी भी तो सही यार। नहीं खाना तो भाई यार, आदमी का तो खाना तो ये भाई जिंदगी खाने में जाती है वहाँ का सबसे ज्यादा। पर ये है, तो अपन 1:30 तक रहेंगे। और ये सैटरडे और नेक्स्ट सैटरडे ओके अपना लेक्चर नहीं रहेगा और टेस्ट सीरीज भी नहीं रहेगी। तो आपको ये सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे आपको जो करना है करिए, कार्यक्रम आपके हिसाब से करिए। और थर्ड सैटरडे से, क्योंकि 2 सैटरडे अपने इसमें है, पर वो मेरा मॉडल है, वो सीक्वेंस में जा रहा है, तो सीक्वेंस में जा रहा है। उसके बाद से वो टेस्ट सीरीज मॉडल में आप आ जाओगे, थर्ड सैटरडे से चालू हो जाएगा हमारे को। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, तो कुछ और पूछना है मालिक, कुछ ये पॉइंट है? ओके, स्ट्रक्चर कुछ ये पॉइंट का कुछ है तो आप बताइए। थर्ड नहीं संडे को छुट्टी, संडे को अपनी जिंदगी जी। देख तेरी संडे को ना ग्रुप 2 में लगती है, ग्रुप 1 में आई डोंट थिंक सो। ग्रुप 2 भी वो क्योंकि लेट वाले में आता है ना, तो ग्रुप 2 वाला पोजीशन वैसा होता है कि वो ग्रुप 1 वाले पॉइंट में आता है, तो इट हैपेंस ओनली ये पॉइंट। आई डोंट थिंक सो ग्रुप 1 में कोई किधर भी कोई प्रॉब्लम होता है। ग्रुप 1 में मैंने अभी तक जो नोट किया है ये पॉइंट है। संडे को तो कोई लेक्चर भी नहीं है, संडे को ना टेस्ट है। और मेरा सजेशन भी रहेगा, अरे यार तू मेरे को बता, अभी तो ठीक है रे, तू अभी बहुत मोटिवेटेड है, तू सोच रहा है 8-8 घंटे बैठना, 10 घंटे बैठना तेरे को आसान लग रहा है, मैं 15 दिन बाद बात करता। अरे तेरे को लग रहा है वो, अरे अपने को 3.5 महीना ग्रुप 1 को, उसके बाद 2 महीना ग्रुप 2 को, 2-2.5 महीना ग्रुप 2 को, जो दोनों ग्रुप दे रहे, 6 महीना तो सिर्फ ऐसे ही बैठे रहेगा पूरा देगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो तेरे को एक ब्रेक अपने लिए रखना जरूरी होता है, वो अपना ब्रेक होता है संडे का। और संडे का ब्रेक मैं इसके लिए, मैं सजेशन ये क्या दिया मैंने आपको, और क्या चीज बताई, एक चीज वो नोट करके रखना। अगले हफ्ते से ना सबके कंटेंट चालू होंगे। पहला हफ्ता तो सबका एक स्टार्टिंग रहेगा ना तुम्हारे साथ, वो ट्यूनिंग रहने में, तुमको हमारा समझेगा, हाँ मतलब कैसे बात कर रहे हैं, क्या है सब इससे समझने में। अगले वीक से सब अपनी गाड़ी गियर में डालेंगे, होमवर्क मिलना चालू होगा किसी किसी का, कैसे होगा ये प्रैक्टिकल की चीजों का, सब है ना उसी दिन में सॉल्व करने का, तो संडे ऑफ मिलता। नहीं तो फिर अपने इसमें क्या होगा, जाने दे अपन आज नहीं करते, अपन कब पढ़ेंगे, संडे। फिर क्या होगा, संडे भी बर्बाद किया। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, तू पूरे हफ्ते वैसे ही रहा, वैसे ही रहा जैसा तू हर रोज रह रहा है, तेरे लिए डिफरेंट ही नहीं होगा कुछ। और डिफरेंट नहीं हुआ तो तेरे लिए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होते हैं अपने। और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट में ना मैं 2 चीज पे काम करता हूँ। कंटेंट तो मैं तोड़ बना दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है, पर मेरे लिए ना सबसे पहला पॉइंट है ना ह्यूमन हैबिट। पहला ना इंसान जिस पर्पस के लिए पैदा हुआ ना साले वो है, ये तो सीए बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सीए बनने के बाद कुछ करना है ना, जिंदगी जीनी है ना। सीए बनना तेरा एक विजन नहीं है, तेरा सीए बनना एक ऑब्जेक्टिव है, तेरा गोल है।
ओके और उसके बाद वाले है, और बहुत सब प्लस माइनस होता रहे, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। ओके तो अपने को ना लाइफ मस्त निकलनी चाहिए, अपन ऐसा मेमोरेबल चीजें निकालनी चाहिए, तो उसके लिए अपने हार्ड वर्क हुए, उसके बाद चीजें आगे हुई एंड सो ऑन। रिजल्ट्स मैटर अनडाउटफुली, मैं डिबेट ही नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैंने कब स्टार्टिंग का मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, विनिंग द सेम रेस, अगर आपको स्टेटमेंट याद है, विनिंग द सेम रेस डज नॉट गिव द हैप्पीनेस, बट फर्स्ट वर्ड आप भूल गए, विनिंग द सेम रेस, लूजिंग द रेस डज नॉट गिव द हैप्पीनेस नहीं बोला मैंने। जीतने के बाद वही रेस में रहने में मजा नहीं आता, पर अपने को पहला टारगेट क्या करना होगा, जीतना 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 होगा, पर वही चीज बार बार जीतने में क्या मजा आएगा। इसीलिए फिर अपने को ये है, तो आपका एक रेस चेंज हुआ। ओके अभी अभी आप बोलोगे मेरे को बीकॉम का एग्जाम है, ये है ये, ठीक है, ये रेस अभी फाउंडेशन जैसा हो गया, ठीक है। अभी तुम्हारा जो मेन रेस चालू हुआ वो इंटर का रेस चालू हुआ, इंटर क्लियर होने के बाद आपका अगला रेस चालू हुआ एंड सो ऑन, दूसरे भी चीजें के रेस चालू होंगे, बट ठीक है। ओके तो लिखने का कार्यक्रम, ये पॉइंट, ये जो इसको ये फॉर्मल कल लिखूंगा, और मार्किंग का मैंने सिर्फ अदर लॉ का बताया, मैंने मार्किंग कौन सी मार्किंग है अदर लॉ की मैंने बताई। कंपनी लॉ में आप इंडिविजुअल मार्किंग पे अभी जाना ही मत। इंडिविजुअल मार्किंग मतलब समझा, चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, भले 4 मार्क दिख रहा होगा, बुक में दिख रहा है कितने मार्क का है 4, फिर भी अपने को पूरा, आपको 148 सेक्शन, मतलब 148 में से 1 और 2 निकाल दो, तो टोटल 146 सेक्शन है, जिसमें से कुछ 7-8 सेक्शन अपने को एप्लीकेबल ही नहीं है। यानी ले देके मैं तेरे को बताऊं ना, फिल्टर करके भी सब किया ना, 136 सेक्शन आते हैं, 136 सेक्शन तेरे को तोड़ाने चाहिए, बात खत्म। वैसे उसमें आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर अपने को आना चाहिए इंटरप्रिटेशन करना, अपने को आना चाहिए एप्लीकेशन करना। आत्मा क्लियर, यू तुम्हारा मालिक, ठीक है, एंजॉय, हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलो। ओके तोड़ मालिक। और ऑनलाइन वाले, अरे आपके टेस्ट का, ऑनलाइन वालों का टेस्ट जैसे ही इधर होगा उसी टाइम पे मैं ऑनलाइन वालों के लिए ऐप में टेस्ट होगा, टेंशन नहीं है। तो ऑनलाइन वालों के लिए भी ऐप का कॉन्सेप्ट रहेगा, टेंशन नहीं है। उसके लिए अपने प्रशांत सारडा सर, द ग्रेट ग्रेट प्रशांत सारडा सर, बड़े लोग काम करते हैं। अपन तो क्या है रे, अपना एम्प्लॉय आदमी जो अपने को बोले काम करने के लिए, क्या है, बड़े लोग, विनोद सर, सुशील सर, प्रशांत सर, क्या जिंदगी है यार। अरे क्या पंडर लोग, तुम लोग बड़बड़ करना रे भाई, तुम ऐसे बड़बड़ नहीं किए तो माँ कसम झेपता नहीं मेरे को, समझ रहा ना तुमको मैं क्या बड़बड़ कर रहा। हाँ क्लास वर्क की अभी नहीं, क्लास वर्क की मैं आपको एक दिन बताऊंगा, उस दिन लेके आनी है, यानी जिस दिन है आपको सिर्फ 2 बुक लानी है रोज। कौन सी, बेयर एक्ट एंड सेक्शन 1, सेक्शन 3, एक लेक्चर ही अपन सिर्फ वो रखेंगे कि जिधर क्वेश्चन का आंसर लिखे अपन, समझा। तो एक वो खाली एक ही दिन, उस दिन अपने को मैं बताऊंगा कि आपको वो लेके आना है, तो ताकि आपको लिखना, आंसर ड्राफ्ट करने का पॉइंट उसमें आएगा। देखो पहला पॉइंट अपन तो लेक्चर में समझ लेंगे कैसे क्या जा रहा है, पर उसके बाद आंसर भी तो ड्राफ्ट करना आना चाहिए, तो आंसर ड्राफ्ट करने का, पर ये अगेन ये फीडबैक से ही मालूम पड़ा है कि पिछले बैच मेरे को बताया कि आंसर ड्राफ्ट करने का पॉइंट प्लस माइनस, तो अपन उसको इंप्रोवाइज कर रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया भाई अपन क्लास वर्क लिख देते हैं कि क्वेश्चन आंसर हो जाए, फिर आप यही चीज टेस्ट सीरीज में करोगे। जाने में क्या बड़बड़ कर रहा, किसके सामने बड़ा, अरे हाँ समझा क्या। तो क्लास वर्क कब लानी है, आपको रोज नहीं लानी है क्लास वर्क, अपन एक पूरा लेक्चर ही क्लास वर्क में निकालेंगे, समझा ना, एक लेक्चर ही, तो उस दिन अपन क्लास वर्क करेंगे मालिक। तोड़ मालिक, टेक केयर। अरे उठो ना, खाना नहीं खाने गया, अच्छा ऐसे रिस्पेक्ट के लिए ना, ठीक है बस हो गया रिस्पेक्ट। हाँ वो तुमको सब टोटल रिस्पेक्ट अभी दोपहर को रात को